अस्सलाम। तो ये कोड सबको समझ में आ रहा है या मैं एक्सप्लेन करूं? वैसे तो बड़ा सिंपल है। ठीक है सर, वैसे तो अगर कोई सी और के लिए तो मुझे मेरे लिए तो ठीक है। तो मैं सबसे ही पूछ रहा हूँ, इफ एनीवन सेज कि हाँ भाई करा दे तो फिर मुझे कराना पड़ेगा। करा दें। अच्छा, करवा दें। और ये भी पूछना था सर, यहाँ ट्रेन और टेस्ट दोनों आने थे कि सिर्फ टेस्ट ही आएगा? यहाँ पर ये शुरू काम में पहले ट्रेनिंग हम होना था। ये हम काम पहले ट्रेनिंग डेटा के लिए करेंगे। जब हम जाएंगे टेस्टिंग डेटा लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो वहां पर हमें दोबारा करना पड़ेगा काम। यानी जब हम डाउनलोड करते हैं तो टेस्ट का सिर्फ आता है, ट्रेन का नहीं आता? तो नहीं, हमने टेस्ट ही नहीं करना ट्रेन की जगह? दोनों आते हैं सर, दोनों आ रहे थे भाई, दोनों डाउनलोड आते करने हैं, पे दोनों आ रहे थे। दोनों। मुझे यहाँ तक याद है दोनों आ रहे थे। नेट इनका डिस्कनेक्ट हो गया होगा सर, तो वो वाला ये है, ये मेरे पास फोल्डर है देखें, और ये टेस्ट ट्रेन दोनों आ रहे हैं। देखिए सर, हमारे मेरे पास तो सिर्फ टेस्ट आता है और मैंने टेस्ट ही किया है, बीच में ट्रेन नहीं मिल रहा था मुझे कहीं से भी। डेटा जब आपने डाउनलोड किया इस लिंक से, तो हमारे पास तो दोनों, आप दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। सर मैंने बहुत दफा डाउनलोड किया, डिलीट किया, बहुत दफा किया, लेकिन सिर्फ टेस्ट होता है उस लिंक से। यस सर, टेस्ट ही आता है, मैंने भी किया है। मैंने किया, ट्रेन टेस्ट दोनों होते हैं वहीं यार, से मैंने दोनों होते हैं, वहीं इसी से लिंक मैंने से। भी किया था पिछली दफा, आपके सामने डाउनलोड पे लगाया था, तो सेम चीज आ रही थी। ये लेकिन सर नेट का हमारा इस प्रॉब्लम। लिंक से नहीं आता, समझ नहीं आ रही क्या करें। हो सकता है कि वो कोई और भी फाइल पड़ी हो वहाँ पे सेम नाम की, तो शायद उसमें एक ही फाइल पड़ी हो। अभी एक काम कर लेता हूँ, उसका ये लिंक आ रहा है मेरे पास डेस्कटॉप पे, मैं इसको दोबारा डाउनलोड पे लगा देता हूँ। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। और ये जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ यूज होगी, इनसे अच्छा। पैसे ले लेने हैं सर। अच्छा जी, तो ये वो हमारी डायरेक्टरी है जहां पर हमारा ये डाटा जो है वो मौजूद है, ठीक है। और ये वो डायरेक्टरी जहाँ पर हमारा ट्रेन का फोल्डर मौजूद है। इसी पाथ पे इस फोल्डर के फर्दर जो है वो ट्रेन का नाम ऐड कर दें तो ये पूरा पाथ जो है वो ट्रेन फोल्डर बन जाता है। अगर आप यूं नहीं भी करना चाह रहे हैं तो आप, जैसे ये डायरेक्टरी हमारी मेन डायरेक्टरी जहाँ पर पड़ा हुआ, मैं कॉपी किया, आप ट्रेन के फोल्डर को ओपन करके ये वाला पाथ कॉपी कर लें तो ये आपको ज्वाइन वगैरह जो है वो नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जिस तरह ऊपर वाला पाथ लिखा हुआ है, नीचे वाला पाथ भी एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैशेस जो है वो कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ हमने लेबल्स जो है वो जनरेट करने हैं। यहाँ हमें सारा टेक्स्ट जो है वो एक्सटर्नल फाइल से रीड करा के हमारे इंटरनल कोड में लेकर आना है। क्योंकि हमने दो जगह से डाटा जो है वो रीड करना है, नेगेटिव के फोल्डर से और पॉजिटिव के फोल्डर से। इस वक्त हमने डायरेक्टरी जो है वो ट्रेन की ली हुई, और हमें मालूम हमारे ट्रेन के अंदर दो फोल्डर है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये आउटर लूप लगा हुआ है, इसके अंदर एक नेस्टेड लूप लगा हुआ है जो आपकी फाइल्स को रीड करेगा। आउटर लूप में जब फर्स्ट फाइल चलेगा तो ये कह रहा है कि नेगेटिव लेबल टाइप जो है वो नेगेटिव है। अब क्योंकि हम पहुंच चुके हैं कहां पर, इस फोल्डर में, इस फोल्डर से हम ट्रेन में जा चुके हैं, ठीक है। ट्रेन फोल्डर के आगे अंदर जो है वो दो फोल्डर है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहली दफा जब लेबल टाइप ऐड होगा तो दिस विल बिकम नेगेटिव, तो हमारा एक्सेस जो है वो यहाँ तक खुल जाएगा, ट्रेन के अंदर नेगेटिव फोल्डर के अंदर यहाँ तक हमारा एक्सेस खुल जाएगा। तो ये हमारा जो है वो डायरेक्टरी नेम आ गया कि हमारी नेगेटिव डायरेक्टरी है। फर्दर हमने एक और फॉर लूप लगाया है इंटरनल कि ये क्या कर रहा है, os.list डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सबको आइटरेट करेगा वन बाय वन और एक एक करके इसको बेचता रहेगा। ये एक इजाफी काम हुआ है, ना भी होता तो कोई ऐसा मसला नहीं था, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे फोल्डर में सारी टेक्स्ट फाइलें और सिर्फ हमारा यही डेटा है। बट अगर यहाँ मिक्सेलेनियस फाइल होती टेक्स्ट फाइल के अलावा तो ये जरूरी हो जाता कोड कि वो फाइल, अगर जो फाइल नेम वहां से उसने रीड किया है उसकी लास्ट 4 डिजिट्स टेक्स्ट या कैरेक्टर्स जो हैं वो .txt हैं, तो फिर उसी को रीड करना। अगर ये कंडीशन वहां पर डॉक्स की फाइल आ गई, एक्सेल की फाइल आ गई, तो फिर ये कोड जो है वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा। तो अब क्या किया जी, फाइल नेम
उठाया, उसने चेक किया सारे टेक्स्ट हैं तो ये ओके हो जाएगी, कंडीशन ट्रू। फाइल को ओपन कराया, os.path.join, कहाँ ज्वाइन करना है, डायरेक्टरी नेम हमारा कहाँ तक पहुंच चुका है, हमारा डायरेक्टरी नेम पहुंच चुका है नेगेटिव तक। इसके आगे अब ये फाइल नेम जो हमें रीड करना है स्लैश करके आगे हमने ज्वाइन करा रहे हैं, यहाँ पर ये हमने इसके साथ ज्वाइन करा दिया, तो ये पूरा एक पाथ बन गया यहाँ तक। ये फाइल ओपन होगी, यहीं पर आपने जो है वो क्या यूज करना है, इसको हम कह रहे थे कि इस जगह पे आपने इनकोडिंग जो है यूज करनी है UTF ऐड। अगर किसी को नहीं मालूम तो ओपन के फंक्शन के सिग्नेचर खोलेगा, शिफ्ट टैब दबा के, तो वहां आपको एक पैरामीटर नजर आएगा अंदर UTF इनकोडिंग का, जो इनकोडिंग नन आ रही है, नन की जगह आप जो है वो क्या लिख देंगे, UTF। मैंने यूज कर ली थी, हाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, मैं देख रहा था, लेकिन मुझे यूट्यूब लगा से था देख के की। हाँ UTF 8 जो है वो आप यूज कर लेंगे। अच्छा सर ये जब की जगह पास करना है या एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना है? दोबारा बोलिए। सर मैंने कहा UTF-8 आप f नेम की जगह लिखेंगे या एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करेंगे? नहीं मैंने इस f नेम के आगे कॉमा डाल के, ये ओपन फंक्शन का एक पैरामीटर है, ये पूरा एक Extra. पैरामीटर हो गया, इसके सही है। बाद कॉमा डालेंगे और एनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 जो है वो आप पैरामीटर पास करेंगे। मैं अभी दिखा दूंगा कोडिंग में, कोई मसला नहीं। अच्छा अब आपने फाइल ओपन करा दी, पहली टेक्स्ट फाइल ओपन हो गई, उसको आपने इस हैंडलर के थ्रू रीड कराया, रीड कराने के बाद जो भी इसका कंटेंट आया वो यहीं पर रिटर्न हुआ, और आपने कहा भी जो कंटेंट आया है उसको टेक्स्ट फाइल में अपेंड कर दो, ये कंटेंट उठा के इसने यहाँ पे डाल दिया, ओके हो गया, और फिर फाइल को क्लोज करा दिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये कंटेंट क्योंकि हमें यहाँ लेबल देने, नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमने कहा अगर उसकी लेबल टाइप नेगेटिव है, इस दफा लेबल टाइप क्या चल रही है, अभी नेगेटिव चल रही है, लेबल टाइप नेगेटिव है, इसलिए लेबल्स के अंदर जाके 0 अपेंड कर दो, अपेंड कर दिया। अब ये इंटरनल लूप जो है वो दोबारा अगली फाइल उठाएगा, और क्योंकि नेगेटिव फोल्डर के अंदर तकरीबन 12,500 फाइल हैं, तो ये इंटरनल लूप 12,500 टाइम चलेगा और यही काम करता रहेगा, हर दफा फाइल उठाता रहेगा, रीड करता रहेगा, टेक्स्ट में डालता रहेगा और उसका लेबल 0 डालता रहेगा। एक वक्त आएगा इस डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल रीड हो जाएंगी, तो ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वापस अपने आउटर लूप पे जाएगा। आउटर लूप पे जाने के बाद अब अगली बारी आएगी किसकी, पॉजिटिव की, लेबल टाइप पॉजिटिव हो जाएगी, डायरेक्टरी नेम में ट्रेन डायरेक्टरी में अब लेबल टाइप पॉजिटिव आएगी, तो ट्रेन डायरेक्टरी को एक्सेस मिल जाएगा, हम फर्दर नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव फोल्डर में आ जाएंगे। पॉजिटिव फोल्डर के बाद ये सारी फाइल्स रीड करेगा वन बाय वन, वही काम चेक करेगा, डाटा रीड करेगा और डालता रहेगा, लेकिन इस दफा लेबल टाइप नेगेटिव नहीं है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स ब्लॉक में जो है वो अब 1 जो है अपेंड होगा। तो इस तरह फर्स्ट 12,500 लेबल्स 0 होंगे, देन 12,500 लेबल्स जो है वो 1 होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और सारा डाटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ये सिंपल सा कोड था जिसमें हमने प्रोसेस किया IMDb रॉ डाटा को जो हम लेकर आए वो अलमारी के ऊपर। ठीक है, क्लियर है बात हुई सबको? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर ये जो लेबल टाइप लिखा हुआ है नेगेटिव मींस के मतलब सर जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल है उसी के अंदर ये मेंशन होगा कि वो नेगेटिव है उसका लेबल? नहीं, मैंने शुरू में कहा, शायद आपने वो सेंटेंस सुना नहीं है आपने, कि हमें प्रीवियसली यहाँ पर कैसे पता चलता है डाटा के अंदर, इस डाटा के अंदर ट्रेंड डाटा है और यहाँ पर 2 फोल्डर्स पड़े हैं यहाँ पर 2 फोल्डर पड़े हैं, वो बता रहे हैं कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव। राइट सर नेगेटिव के फोल्डर में जो कुछ है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव के फोल्डर में जो कुछ है पॉजिटिव, इसलिए हमने वहाँ फोल्डर की पहचान से लेबल जो है वो असाइन कर दिया। राइट सर, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने वही काम करना है, देखें पिछली दफा जो कुछ हमने सीखा था उस सारे प्रोसेस का काम जो है वो कहाँ तक था, वो था वहां तक कि हम किस तरह से अपने पूरे डाटा को इनकोड करेंगे, वेक्टराइज करेंगे। तो वेक्टराइज करने का हमने पूरा प्रोसीजर समझा कि किस तरह हम जो है पहले वेक्टराइज करते थे वन हॉट इनकोड के थ्रू, डमीज के थ्रू, अब हम जो है या कैटेगोरिकल के थ्रू लेबल्स को करते थे। एम्बेडिंग का पूरा हमने प्रोसेस देखा कि हम किस तरह अपने कंप्लीट डेटा को जो है
एम्बेडिंग की लेयर के थ्रू या प्री ट्रेन एम्बेडिंग के थ्रू हम पूरे डाटा को जो है वेक्टराइज कैसे करेंगे। तो अब क्योंकि रॉ डाटा हमारे पास जेन्युइनली टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आ गया है, हम अगर इसको खोल के देखें तो ये आपके पास जो है वो कोई पूरा का पूरा जेन्युइन टेक्स्ट जो यूजर्स ने और कमेंट लिखे होंगे, रिव्यूज लिखे होंगे, एज इट इज रिव्यू जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो अब हमें इसको खुद टोकनाइज करना है, खुद इसको वेक्टराइज करना है। ये सारे काम जो है अब हमने स्टेप बाय स्टेप खुद करने हैं, क्योंकि आमतौर पे कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब आप कर रहे होंगे तो यू विल नॉट फाइंड वेक्टराइज डेटा इन वेक्टराइज फॉर्म अनटिल अनलेस कोई जो है वो रख दे वेक्टराइज करके, तो और बात है, लेकिन आपको वेक्टराइज नहीं मिलेगा। तो सिंपली ये आपने पहले भी यूज किया है टोकनाइजर, इंपोर्ट सीक्वेंसेस लगा दी। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिव्यू की मैक्सिमम लेंथ कितनी रिटेन करेगा, 100 वर्ड्स की रिटेन करेगा। इससे बड़े ज्यादा जो वर्ड्स होंगे वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे। लिखा हुआ उन्होंने कट ऑफ रिव्यूज आफ्टर 100 वर्ड्स। ट्रेनिंग सैंपल देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग सैंपल लिया गया है वो सिर्फ 200 रिव्यूज लिए गए, यानी हमने अभी जो डाटा डाउनलोड किया है वहां पर ट्रेनिंग में हमारे पास 25,000 रिव्यूज हैं, हम उनमें से सिर्फ 200 वर्ड जो है 200 सैंपल्स जो है वो ले रहे हैं। 200 सैंपल क्यों लिए हमने, ज्यादा क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम जो है वो प्री ट्रेन एम्बेडिंग इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह हमने प्री ट्रेन कन्वोल्यूशनल नेटवर्क में देखा था कि भाई वो हम क्यों प्री ट्रेन इस्तेमाल कर रहे थे, द रीजन वाज शॉर्टेज ऑफ डाटा। यहाँ भी हम आर्टिफिशियली ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट ऑफ डाटा है, शॉर्ट ऑफ सीक्वेंसेस है, 200 सीक्वेंसेस है, तो हम तरफ जाएंगे। वैसे ये इनफ डाटा है, अगर मैं यहाँ एम्बेडिंग की लेयर लगाऊंगा तो इजीली ट्रेन कर लेगी जी, आप अपना तो वो इजीली जो है वो ट्रेनिंग उस पर हो जाएगी, अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपके पास डाटा कम है तो फिर आप इस वाले प्रोसेस से जो है वो गुजारेंगे अपने डाटा को। वैलिडेशन सैंपल्स 10,000 है, मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो 10,000 है, ठीक है। कंसिडर ओनली टॉप 10,000 वर्ड्स इन द डेटा सेट, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद टोकनाइजर फिट और सीक्वेंस में कन्वर्ट किया। सर ये उल्टा क्यों हो रहा है वैसे? अमूमन ये नहीं होता कि हम ज्यादा पे जो है ट्रेन करते हैं और कम पे वैलिडेट करते हैं, तो व्हाई दे वैलिडेशन उस वक्त ऐसा होता था कि हमारे पास डाटा जो है, हमारी कोशिश ये होती थी कि हम ट्रेनिंग अच्छी करें, यानी और जब उसको वैलिडेट कर रहे हो तो कुछ सैंपल्स के ऊपर, वो भी इनफ सैंपल होते थे, उसके ऊपर वैलिडेट कर लें, ठीक है। अब हमने, क्योंकि हमारा जो केस है वो क्या है, वो हमारे कम डाटा सैंपल्स का है, तो वैलिडेशन अगर हम ज्यादा डाटा सेट के ऊपर कर रहे हैं तो इससे ट्रेनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैलिडेशन इज अ सेपरेट प्रोसेस। ये जो चीज ट्रेन हो चुकी है, अब वो जितनी ट्रेन हुई है वो उतनी रहेगी। वैलिडेशन कम डाटा पे कर लें या ज्यादा डाटा पे कर लें, कोई इशू जो है वो उसमें नहीं है, उससे वो ट्रेनिंग पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं डाल रहा है। तो आप अगर यहाँ कम पे वैलिडेशन भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं। अच्छा जी, तो ये आपको रिटर्न कर देगा कि कितने टोकन, यूनिक टोकन आ गए। लेबल्स को नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दिया। जो भी डाटा जो आपका रेडी हुआ है सीक्वेंस को पैडिंग करने के बाद, तो वो आपको बता देगा उसकी शेप क्या है और लेबल्स की शेप क्या है। डाटा की शेप क्या होगी भाई, 200 का हम डाटा ले रहे हैं और मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी 100 है, तो 200, 100 का जो है वो डाटा आपका बन जाएगा, 200 रॉज एंड 100 कॉलम्स। लेबल्स भी हमारे पास जो है वो अभी इस इन दिस केस जो है वो ज्यादा होगा, यहाँ पर अभी ज्यादा होगा, यहाँ 25,000 100 होगा और यहाँ पर 25,000 वेक्टराइज डाटा होगा, क्योंकि लेबल जो है वो सिंगल डायमेंशन का है। अब ये जो यहाँ जो हमने काम किया है दैट इज कि हम अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, हम अपने डाटा को शफल करने जा रहे हैं। तो शफल करने के लिए पहले हम सारे उस डाटा के इंडेक्सेस देने, तो हमने यहाँ इंडेक्सेस क्रिएट किए। डाटा डॉट शेप जीरो, शेप जीरो क्या कहती है, टपल में टपल का जीरो जो है वो रॉ को शो कर रहा होता है, तो जितनी भी रॉ है उतने इंडेक्सेस जनरेट कर दिए जाए, यानी 0 to 24,990 999 तक
ये 25 इंडेक्स 1000 इंडेक्स क्रिएट की, उसको शफल कर लिया। शफल करके हमने कहीं सेव नहीं किया है क्योंकि ये इन मेमोरी शफल करता है, ओरिजिनल जो है वो डाटा खुद ही शफल हो जाएगा। अब हमने वो सीक्वेंस जो है वो यहाँ दे दी उसको, जिस तरह शफल हुआ है वो सीक्वेंस हमने यहाँ दे दी, और इसने ये डाटा जो है वो इसमें से सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा डाटा जो है वो शफल्ड फॉर्म के अंदर जो है उस इंडेक्सेस के मुताबिक आ जाएगा। इस तरह लेबल्स भी हमें वैसे ही चाहिए, हर एक का लेबल्स के साथ पैरेलल चाहिए होता है, तो डाटा और लेबल्स जो है वो दोनों शफल होके आ गए। अगले हमने क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है। अभी 25,000 डाटा पे काम हुआ है, अब हमने ट्रेनिंग डाटा निकालना है जिसकी लिमिट हमने सेट की हुई है, कितने 200 है। हमने कहा अभी फ्रॉम स्टार्ट टू 200 सैंपल्स ट्रेनिंग में डाल दी जाए। इस तरह लेबल्स भी स्टार्ट टू 200 सैंपल्स लेबल्स में डाल दी जाए। वैलिडेशन डाटा में आगे से शुरू किया जाए, 200 से शुरू करके ट्रेनिंग सैंपल्स प्लस वैलिडेशन सैंपल्स। इसका मतलब ये ट्रेनिंग सैंपल 10,000, वैलिडेशन सैंपल ट्रेनिंग सैंपल्स 200 प्लस 10,000, तो 10,200 तक जाएगा। ये 200 से शुरू होगा और 10,200 तक जाएगा, यानी पूरे 10,000 जो है उसमें वैलिडेशन आ जाएंगे। सिमिलरली जो है उसके लेवल्स आ जाएंगे। ये आपका डाटा जो है यहाँ तक जो है प्रॉपरली पास होके जो है वो आपने स्लाइस कर लिया है, सपोर्ट कर लिया है। क्लब एम्बेडिंग डाउनलोड की आप लोगों ने। अब एम्बेडिंग को जो Yes, है sir. हाँ, एम्बेडिंग को थोड़ा सा पास करना था, बिल्कुल उसी तरह ये वहाँ पर मौजूद है। एम्बेडिंग इंडेक्सेस फाइल ओपन कराई ली, लाइन बाय लाइन इसमें 4-5 फाइल्स आ रही होंगी। आपने 6B100 वाली यूज करी, फॉर एक एक लाइन आपने जो है वो उसकी यूज कराई और इसके वर्ड्स जो है कोएफिशिएंट्स क्रिएट किए और उस फाइल को क्लोज कर दिया। ये एम्बेडिंग इंडेक्सेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपको लेंथ बता रहा है कितने एम्बेडिंग इंडेक्सेस हैं। इन द एंड सिंपली आप कोएफिशिएंट से एक दफा फिर बताइएगा सर, ये अच्छा, पीछे। इसके अंदर क्या है देखिए, और लाइन बाय लाइन आप कर रहे हैं, हर लाइन को आपने स्प्लिट कर लिया, स्पेस के ऊपर लाइन स्प्लिट हो रही है, वो वैल्यूज आ गई। वैल्यूज का 0 जो है वो वर्ड में डाल दिया, यानी एक लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होगा 0 अल्फाबेटिकल इंडेक्स होगा ना उसका। वर्ड है हाँ जी। नहीं, उस लाइन में भाई एक लाइन लिखी हुई नहीं करके, ये सर उसका फर्स्ट लेटर जो इंग्लिश में है ना, हाँ, तो वो फर्स्ट वर्ड उसका वर्ड जो है वर्ड उठा लिया आपने। अब क्या किया आपने, np.arrays वैल्यू 1 से आगे जितना कुछ है, ठीक है, उसकी एक कोएफिशिएंट्स की एरे बना दी। ठीक है, जितने भी उसके अंदर वर्ड्स आ रहे हैं उतने साइज की बन गई। अब आपने क्या किया, एम्बेडिंग इंडेक्स में वो कोएफिशिएंट्स डालते गए और एक एक वर्ड जो है वो देते गए। तो हर वर्ड एज को एरे एक का मतलब क्या है? एज एरे का मतलब कि उसकी टाइप चेंज करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। सर एज एरे np.as क्यों यूज किया इधर? एज एरे का क्या मतलब? इसका क्या टाइप चेंज करने के लिए, वैल्यूज को np.as टाइप चेंज कर देना कि वो पहले स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग से उसे फ्लोट कर दिया, फ्लोट 32 कर दिया। तो जब आपने टाइप चेंज करनी अरे हो तो फॉर्मिंग फिर कर रहे हैं। नहीं तो np.array से भी तो हो जाएगा ना? नहीं नहीं, होगा फिर ना, वो वो आपको एग्जिस्टिंग को यूज कर रहे हैं, आपने एग्जिस्टिंग को चेंज एक्सटर्नली कर रहे फिर हैं। एक्सटर्नली फिर आपको बताना पड़ेगा टाइप कि मैं टाइप चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एज एरे ऑटोमेटिकली आप उसको बता देते हैं तो वो इस टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ये जो वैल्यूज हैं एस एज एरे जो है उनकी सर टाइप एरे अगर हम करेंगे तो वो न्यू एरे क्रिएट कर देगा ना? वो नई एरे क्रिएट करेगा। ठीक अगर ठीक 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 है सर, यानी अब ये न्यू नहीं करेगा। हाँ, नई नहीं करेगा, ये उसकी ठीक। टाइप चेंज करेगा जो प्रीवियसली उसके पास आ रही। अच्छा ये भी बचपन का सवाल था। हाँ, वो भूल जाते हैं, कोई हम ये मसला भी नहीं। बचपन में ही है। सही है, ये भी अच्छा है। अच्छा, प्रिपेयरिंग ग्लब एम्बेडिंग वर्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या किया, एम्बेडिंग डायमेंशन 100 बता दी है, जो हमने शुरू में जिक्र की थी कि हम 100 डायमेंशनल एम्बेडिंग जो है बनाएंगे। एम्बेडिंग मैट्रिक्स क्या है, मैक्सिमम वर्ड्स और उसकी डायमेंशन। मैक्सिमम वर्ड्स हमारे पास 10,000, कितने लिए हमने 10,000 लिए, एक तो मैक्सिमम लेंथ ली थी हमने और एक मैक्सिमम वर्ड्स। हाँ, मैक्सिमम वर्ड्स हमारे पास 10,000 वर्ड्स है और एम्बेडिंग डायमेंशन जो है वो हमने 100 बता दी। तो अब यहाँ पर क्या किया, आइटम्स वर्ड इंडेक्स की सर जो एक हमारे पास क्वेश्चन ये यस है सर, ये इसको फ्लोट में क्यों कन्वर्ट किया? इंटीजर नहीं चल सकता फिर? बाय आमतौर पे जो
बाय डिफॉल्ट एंड numpy एरे होती है, फ्लॉट होती है ना उसकी टाइप, ओके सर, ठीक है। ओके, गॉट इट, ठीक, थैंक यू। तो ये वर्ड इंडेक्स की आपकी डिक्शनरी है, उसके ऊपर आपने लूप चलाया, वर्ड और आई दो आ गए। अगर आई मैक्सिमम वर्ड से छोटा है, जब तक वो उठाता रहे एक एक वर्ड, और उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स बनाता रहे, उस इंडेक्स पे जो है वो एक एक वेक्टर जो है वो डालता रहे। वर्ड्स नॉट फाउंड इन द एम्बेडिंग नेटवर्क विल बी ऑल जीरोस जो है वो असाइन हो जाएगा। अच्छा, कितने काम किए हमने डाटा अपना उठाया, रॉ डाटा उठाया, उसको स्लाइस किया, सारी चीजें करी, एम्बेडिंग उठाई, एम्बेडिंग के आपने जो है वो पार्सिंग की, पार्सिंग करने के बाद आपने उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। आखिरी एक सिंपल काम रह गया, दैट इज मॉडल डेफिनेशन। पैडिंग यूज करनी है, फ्लैटन यूज करनी है, डेंस। जी मेरा तो लिस्टिंग 6.11 थोड़े से कंफ्यूज कर रहा है इसको सर, पॉइंट का ऊपर वाला। क्या कंफ्यूज कर रहा है इसमें? इसमें मतलब वो मैक्सिमम वर्ड्स आपके आ रहे हैं 10,000, बैटिंग डायमेंशन 100 आ गई, इसलिए जीरोस का एक मैट्रिक्स आगे इसका फॉरवर्ड और आई इसमें आइटम करके, ये इसमें क्या करना क्या चाह रहा है इसमें? पहले तो जीरो का मैट्रिक्स एक स्टार्ट में बन गया दूसरी लाइन। आपकी जो वर्ड जो आपने एम्बेडिंग आपने ग्लफ की आ रही है आपके पास, ठीक है, जो एम्बेडिंग इंडेक्स आ रहा है, दो चीजें इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। देखें, आपने बनानी एम्बेडिंग मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर आपने एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट किया उस शेप का, जिस शेप का आपको, जो आपका डाटा के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसकी समझ लो कि एक शेल्फ बना लिया। अब उस शेल्फ के अंदर आपने पेस्टिंग करते जाना है, एम्प्टी शेल्फ बना लिया ना, कंटेनर बना लिया। जब आपने वर्ड इंडेक्स डॉट आइटम्स किया तो आइटम्स आपको दोनों चीज रिटर्न करता है। क्या क्या रिटर्न करता है? की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू। जो आपने, हाँ, आपने वर्ड इंडेक्स पे यहाँ पर एम्बेडिंग इंडेक्स पे जो वर्ड इंडेक्स का ये जो वर्ड इंडेक्स यहाँ से हासिल हुए थे आपको जितने सारे, उन सब पे आपने आइटरेट करके क्या निकाल लिए भी, उसमें से वर्ड निकाल लिए और उसके आगे उसके इंडेक्स लिखे हुए थे वो निकाल लिए, ठीक है। अब हमने कहा कि ये वाला काम जो है उसको करना है, लेकिन उसमें चेक करता जाए कि 10,000 से ज्यादा ना उठाए, तो वहां तो बहुत सारे नंबरिंग जो है, नंबरिंग 10,000 से ज्यादा नहीं उठाएगा, वहां बहुत सारे हैं। तो जब 10,000, क्योंकि जीरो से शुरू करेगा तो 10,000 से छोटे पे 10,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने एम्बेडिंग इंडेक्स से क्या उठाया, वर्ड दिया कि एज अ की के तौर पे, ये लास्ट टाइम कर चुके हैं गेट के थ्रू, और उसका इंडेक्स आया वो आपने यहाँ उठा के एम्बेडिंग वेक्टर को दे दिया, ठीक है। इफ एम्बेडिंग वेक्टर इज नॉट नन, अगर वो नन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ ना कुछ आ गया है इसलिए नन नहीं है, ओके बात है, तो ये एम्बेडिंग वेक्टर उठा के मैट्रिक्स की आई पे डाल दो। ये जो एम्प्टी आपने शेल्स बनाया है इसके 0 पे डाल दो। इस तरह वो बारी बारी उठाता रहेगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे, और आपकी ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो रेडी हो जाएगी। बारी बारी वो फिल होती जाएगी जो है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक, थैंक यू सर। यानी सर यहाँ भी आपने एम्बेडिंग को पहले वेक्टराइज किया है? इसको ये जो आपने जो बना नहीं, रहे यहाँ हैं वेक्टराइज नहीं किया, वेक्टराइज नहीं कर रहे ना, तो नहीं, फिर ये क्या सिर्फ उस एम्बेडिंग जो आपकी गिलाफ एम्बेडिंग थी ना, यस तो आपने यहाँ पर ये जो डाउनलोड किया था। यस सर, डाउनलोड करके आपने ये अपने डेटा के अंदर से जितने वर्ड इंडेक्स निकाले थे ना, उन सबको यहाँ पर जो है वो कॉल कर लिया, यूँ समझ लें। उन सारे वर्ड्स को वर्ड इंडेक्स में से उठाया ना आइटम्स, यस सर, उन सबको कॉल करके यहाँ पर जो है अपनी मैट्रिक्स जो है वो रेडी कर ली। ठीक है सर, ये कि उसे उठा कर मैट्रिक्स में रख दिए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अब आपने सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। छोटा सा, चले सर ऐसा है कि जो हम एम्बेडिंग की टेक्निक यूज कर रहे हैं,
अगर ये हम प्री ट्रेन डाटा मॉडल पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ चीजें जो जनरल हैं उसने लर्न की हुई हैं, अब हम उसको उसी को यूज करके जो हमारे पास अपना डाटा सेट है हाँ हम उस पे मैप कर रहे हैं, समझ लें उसमें मैप से कर। वही वाली चीज उठा रहे हैं। सर इसका ये मतलब है जो एम्बेडिंग लेयर हम ऐड कर रहे हैं वो ये देख लीजिए उसने जो जनरल चीजें सीखी हुई हैं और जो न्यू डाटा के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो इसको किस तरीके से कैटर कर रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने जो ग्लव एम्बेडिंग इस्तेमाल की है ना, वो इतनी ज्यादा एक्सपेंडेड है, इतनी ज्यादा उसकी डाइवर्सिटी ऑफ वोकैबुलरी उसके अंदर मौजूद है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा सारा डाटा उसमें कवर हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? जी जिस सर। तरह आप इसको पुरानी वाली एग्जांपल से थोड़ा सा मैप करने की कोशिश करें, जिस तरह हमने कहा था कि कन्वोल्यूशनल नेटवर्क प्री ट्रेंड यूज कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पास कोई 14 मिलियन इमेजेस थी। जी जी यस। 14 मिलियन नहीं, 1.4 मिलियन, 14 लाख इमेजेस थी, जिनमें 1000 क्लासेस ऑफ टाइप का जो है ना वो डाटा था। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो हमारा जो डाटा है वो यकीनन उसके अंदर लाया कर रहा होगा, इतनी सारी क्लासेस हैं। अच्छा, तो जब मैपिंग हम ये कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो जनरल के अंदर सारी चीजें मतलब वो क्योंकि बड़ा डाटा सेट है हम हाँ उस जो हमारे डाटा सेट के साथ चीजें मैच करी उसको मैट्रिक्स के अंदर लेकर आते हैं। जी हाँ। ठीक होगा सर। तो अगर 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 वो हमारा डाटा कोई ऐसा हो जाता है जो उस एम्बेडिंग के अंदर भी नहीं आ रहा, तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ऐसी सूरत में फिर हमें एम्बेडिंग लेयर लगा के अपनी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। अगर आप ये ठीक। समझ रहे हैं कि यार ये एक ऐसा वर्ड है, ये तो इस ग्लव एम्बेडिंग के अंदर जो है ना कवर ही नहीं हो रहा होगा, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप जो है वो एम्बेडिंग लेयर यूज कर लें, प्री ट्रेंड ना यूज करें। ठीक होगा सर, थैंक तो यू। ये सिंपल सा मॉडल है। एम्बेडिंग आपको जो है वो 3 डायमेंशनल आउटपुट देगी। फ्लैट करने के बाद उसे डेंस में डाल देना है ताकि क्लासिफाई हो जाए। क्या किया जी, करना क्या है, बहुत सिंपल काम है। आपने लेयर 0 बताई, अपने मॉडल की लेयर 0 पे जाएं और लेयर 0 पे जाके उसके वेट्स जो हैं वो कौन से वाले असाइन कर दें, उसको वेट्स एम्बेडिंग मैट्रिक्स के असाइन कर दें। जो एम्बेडिंग मैट्रिक्स आपने यहाँ ट्रेन की है, इसके जो भी वेट्स हैं वो इसको जो है वो क्या कर दिए जाए, असाइन कर दिए जाए। और असाइन करने के बाद इसको शट डाउन कर दिया जाए, अब इसके अंदर कोई चेंजेस ना हो सके, ताकि इसकी ट्रेनिंग जो है वो फिक्स्ड हो जाए ड्यूरिंग मॉडल की जो है ना एग्जीक्यूशन। इसके वेट्स जो हैं, यहाँ तक के वेट जो है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ट्रेंड ना हो, प्री ट्रेंड है उस पर काम करे। बस इसके बाद क्या है, आपने इन्हें वैलिडेट कर लेना है, कंपाइल करना है, हिस्ट्री बनानी है, वैलिडेशन डेटा देना है और अपने ग्राफ्स को जो है वो लिख लेना है। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका रीजन आप लोग में से सब जानते हैं कि वी हैव वेरी 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 मच शॉर्ट ऑफ डाटा। सिर्फ 200 सैंपल्स हैं और सर accuracy 72 मेरा 72 तक आता है और इधर इतना कम आ रहा है। आप कुछ पढ़ के फूक रही होंगी उसके ऊपर। ये सर समझ नहीं आई मेरा क्यों ज्यादा आ रहा है। हो जाता है सिस्टम की प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड, बाज़ औक़ात जो हो जाता है। गलत किया होगा सर, गलत किया होगा हाँ इसने। सर, ये इसका सर जो गलती होगी है प्रोसेसर शायद, का लेकिन भी मैंने है और मेरा इसमें इसके ये बराबर है। मैंने तो कॉपी इसमें सर पेस्ट ही ये की। भी होता है क्या होता है, कॉपी पेस्ट आपने ठीक नहीं किया। सर, ये भी होता है कि सर आप एक दफा करें तो एक्यूरेसी डिफरेंट आ रही होती है, उसको सेकंड टाइम करें तो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत चेंज आ रही होती है। नहीं मेरी एक सेम टू दफा सेम ऐसे भी होता है। 72 तक ही नहीं रह रही है। उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि व्हेन यू आर रनिंग, जब आपने मॉडल डॉट फिट चलाया, epochs 10 हो गए, ठीक है। अगर आप यस यहीं सर। पे खड़े होकर दोबारा फिट चला देंगे तो वो epoch नंबर 11 से 20 चलते हैं, आपको पता है ना ये बात। ठीक सर, हाँ, अगर मैं ये इसको फिर नई बात ही तीसरी बार बताई चला आपने। दूंगा, हाँ, तो ठीक। अगर आपने epochs 0 से दोबारा शुरू करने हैं तो आपको मॉडल को दोबारा क्या करना पड़ेगा, सारे मॉडल को दोबारा से रन करना पड़ेगा। हाँ, इस वाले सेल को दोबारा इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि ये आपका ऑब्जेक्ट ठीक। दोबारा क्रिएट हो जाए और पुरानी सारी ठीक। लर्निंग जो है वो क्या हो जाए, इसकी रिमूव हो जाए। ठीक सर। फिर ये epoch जो है ना वो दोबारा से चलेगा। तो अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप ये भी नोट किया करें, आपने एक बार चलाया और 60 पे खत्म हो गई, अब जब दोबारा मैं फिट चलाऊंगा ना तो मेरी एक्यूरेसी का जो स्टार्ट होगा
वहाँ तो epoch 1 ही वो दिखा रहा होगा, लेकिन 11th बेसिकली वो 11th epoch होगा और वो स्टार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो है वो 60 के बाद से हो रही होगी। ठीक सर, ठीक सर। लेकिन सर मेरी फर्स्ट टाइम पे 72 आई थी। अच्छा, अब उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि उसका क्या रीजन हो सकता है। यानी कि सर मेरी गलती कोई नहीं होगी ना इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो देखिए रिजल्ट अच्छा आ जाए तो गलती नहीं होती। यस सर। नहीं सर, मैंने वैसे कॉपी पेस्टिंग किया और जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब इंडेंटेशन जो भी कहते हैं मुझे नहीं याद, हाँ। वो मैंने बिल्कुल वैसे ही किए जैसे बुक में है। हो सकता है वहाँ 200 की जगह आपने 2 के 2000 बजाय सैंपल ले 2000 लिया, डाटा सेलेक्ट होगा, 2000 हाँ ले सर लिया मैंने हो। लिखा ही कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ कॉपी पेस्टिंग किया नहीं, और मैं यहाँ पे पास कह रहा हूँ, ऐसी मजाक में कह रहा हूँ ये बात। हो सकता है आपने यहाँ पर जो है वो 2000 कर दिया, हो सकता है यहाँ लेंथ बढ़ा के आपने 1000 कर दिया। नो सर। पॉसिबिलिटीज बता रहा सर हूँ। इसको अगर हम इसको 200 से 2000 करें तो सर फिर हमारा रिजल्ट बेहतर होगा ना सर वैसे? बेहतर हाँ ही बेहतर होगा। तो सर हम मतलब यहाँ पे 200 मीन से आउट ऑफ 10,000 हम सिर्फ 200 को ट्रेन कर रहे हैं सर। हाँ, तो सर ये हम इसको बढ़ा भी तो हम इसलिए कर रहे थे कि हम प्री ट्रेंड का इस्तेमाल सीख सकें। प्री ट्रेंड इस्तेमाल करते ही तब है जब वहाँ पर बहुत शॉर्ट ऑफ डाटा होता है, तो वो आपको आर्टिफिशियली शॉर्ट ऑफ डाटा क्रिएट किया गया कि भाई सारा ना लो। हाँ, लेकिन ये अब आप फर्दर इसको प्रैक्टिस में डाल सकते हैं कि भाई अगर मैं डाटा बढ़ा दूं 200 से 1000 करके चेक करूं। इन्होंने यहाँ लिखा भी है कि आगे आप जो है वो प्रैक्टिस करिएगा इसकी कि भाई ये प्रॉब्लम आया है कि नोट दैट यू आर माइलेज वेरी मे वरी बिकॉज यू हैव सो फ्रेंड। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया आपकी बात कि आपका माइलेज जो है वो क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, बिकॉज यू हैव सो फ्यू ट्रेनिंग सैंपल्स परफॉर्मिंग हेवीली डिपेंडेंट एग्जैक्टली 200 सैंपल्स यू चूज एंड यू आर चूजिंग देम एट रैंडम। अच्छा, ये भी बात है कि रैंडम बेसिस पे कर रहे हैं। अब जो आपने शफल किया है इतने बड़े डाटा को, उसमें से अगर सिर्फ 200 लाइनें उठा, हो सकता है सारे नेगेटिव आ जाए, हो सकता है सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। 200 वेरी सिंपल क्वांटिटी, तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी है, तो शफलिंग तो रैंडम है ना, तो वो गलत भी हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत बुरी इसीलिए भी हो मेरी सकती ज्यादा आई होगी। है। माइट बी कि आपकी जो शफलिंग के अंदर डाटा आया है वो बहुत अच्छा शफल है, उसमें 100 सैंपल पॉजिटिव के आ गए, 100 सैंपल नेगेटिव के आ गए, तो वो अच्छी ट्रेनिंग हो गई। Yes. If this poorly works for you, try choosing a different random set of 200 samples. अगर आप दोबारा रैंडम को जो है ना चला के जो है ना वो डाटा दे सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन है सर। यस सर अगर हमने कोई ऐसा काम करना हो कि जिसको हमने टेस्ट और ट्रेन करना हो, लेकिन सर हमारे पास टेस्टिंग और ट्रेनिंग का डाटा अवेलेबल ना हो, तो सर हम उसको फिर किस तरह करेंगे फिर उसको टेस्ट? डाटा अवेलेबल नहीं हो तो कैसे करेंगे? नहीं डाटा है, नहीं सर डाटा है, लेकिन हमारे पास टेस्टिंग और ट्रेनिंग नहीं है, मींस के लेबल नहीं है सर उसके। हाँ, तो फिर आपको मैनुअल लेबलिंग करनी पड़ेगी खुद, जैसे इन्होंने की हुई थी, अभी इन्होंने की हुई थी। डाटा कलेक्शन और लेबलिंग, इसके लिए भी पूरी कंपनीज जो है ना वो कायम है और काम करती हैं और बड़े पैसे लेती हैं। आप इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में जब आप जाएंगे तो आप अमेज़न जब AWS पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आपको ये चीज सामने आएगी कि भाई ये डाटा लेबलिंग की जितना आप डाटा उस पर ले जाएं AWS पे, तो वहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ कंपनीज के लिंक आ रहे हैं। अगर आपको अपनी लेबलिंग करवानी है तो वो दे दें उनको, वो आपको करके देंगे, सारी चीजें चार्ज करेंगे। या अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं तो आप बंदे असाइन करते हैं, उनको ईमेल चली जाएगी, डाटा चला जाएगा, हर एक जो है ना लेबल करेगा, सबमिट कराएगा और आपका डाटा रेडी हो जाएगा। राइट सर। तो ये सब सर इसमें एक क्वेश्चन कोई ना कोई तो लेबल करेगा ही ना उसको मैनुअली। बिल्कुल ऐसे सर, फर्स्ट टाइम कोई तो करेगा उसको कहते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग आपने करनी होगी या करवानी होगी, जो भी है तो उससे कर लो। सर इसमें क्वेश्चन एक प्री प्रोसेसिंग का जो है ना वो आमतौर पे हम प्री प्रोसेसिंग लेते हैं कि जब हम डाटा अपने मॉडल के हिसाब से डाटा को मॉडिफाई कर रहे हो, डाटा की शेप्स को चेंज कर रहे हो, डाटा रैंगलिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, ये सब प्री प्रोसेसिंग में आता है। ये वाला प्रोसेस जो है डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है, कलेक्शन और लेबलिंग का, ठीक है ना, जिसके अंदर आप एनोटेशन एनोटेशंस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके एनोटेशंस लगा रहे हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वहां पर आ जाता है, डाटा फीडिंग, डाटा एनोटेशन, एनोटेटिंग करना, और उससे गुजर जाता है। ऑटो इनकोडर्स भी जो है ना एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपके लेबल जो है आपका सिस्टम खुद लगाता है, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे शायद Q4 में जो है
इसका जिक्र जो है वो आप पढ़ेंगे जहाँ ऑटो सर सर इसमें एक क्वेश्चन और भी था मेरे पास। जी जी सर Q4 में हमारे पास कौन कौन से सर टास्क होंगे, या उसका जो अमेज़न का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा सर? मींस कि हमने सारा उठा के क्लाउड पे लेके हाँ, जाना ये सर। जितना काम आप मॉडलिंग कर रहे हैं ना, जी सर। Q4 में जाके आपको एहसास होगा कि यार ये तो हमने पिछले 3 सेमेस्टर गुजारे, ये सब तो पागलपन में गुजार दिए, सही सर। ये पढ़ने ही नहीं चाहिए था हमें। क्योंकि जैसे जैसे जो है ना चीजें एडवांस होती जा रही हैं, ऑटो होती जा रही हैं, वहां पर जो है ना वो आप सिर्फ अपना डाटा अपलोड करेंगे और AWS की सर्विस आपको खुद बता देगी आपका डाटा किस बारे में है और उसके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। सिर्फ आप मॉडल सिलेक्ट करें, वो खुद ही ट्रेनिंग करेगा, खुद ही वैलिडेशन करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा। सर Q4 वाला पहले पढ़ लेते हैं फिर। लेकिन मसला यही ना, पहली क्लास में बच्चे को मजमून लिखना नहीं सिखा सकते ना, जब तक सर उसको बेसिक तो ABCD पता ना होनी आती है चाहिए। उसे वो प्रोसेस, हाँ जब तक उसको सर क्लाउड में ABCD ना जाएगा आती तो डाटा हो। सिक्योरिटी का क्या उसमें होगा? क्लाउड में जाकर सर डाटा सिक्योरिटी का क्या उसमें होगा, अगर हम सब कुछ उधर भेज रहे हैं और वही सब कुछ अच्छा, बता रहा उसकी जिम्मेदारी जो है वो AWS ने ली हुई है कि उसके पास उनकी बकेट्स में, स्टोरेज में आप जो भी डाटा छोड़ते हैं वो कोई इनक्रिप्टेड होता है और उस तरह की सारी चीजें होती हैं। इस बात का वो दावा करते हैं। अब किस हद तक करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट सुनी नहीं है किसी कंपनी की, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप सर चल कोई रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट हो जो किसी ऐसी इंडस्ट्री से हो जो अपना डाटा ना देना चाहे, फिर सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। वो कभी भी क्लाउड पे लेके नहीं जाते। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर का सारा सिस्टम है, अपने सर्वर्स और अपने प्राइवेट नेटवर्क रखते हैं, वो कभी प्राइवेट बाहर क्लाउड होते नहीं हैं। डालते। हाँ, प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं निकालते। डिफेंस का डाटा है, फाइनेंशियल सेक्टर का डाटा है, ये लोग जो है ना वो ओपन क्लाउड जो है वो प्रेफर नहीं करते, कभी भी अलाउ नहीं करते। छोटी कंपनी के लिए है। हाँ सर रिसेंट टॉपिक पर आ जाएं। ओके जी, ओके। सर एक क्वेश्चन था सर दरमियान में मेरे पास। जी 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 सर अगर हमने एक सुपरवाइज्ड मॉडल बना लिया, सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग से लेबल्स वगैरह हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर हमारे पास डाटा है जो लेबल नहीं है, हम उसको उस पे टेस्ट कर सकते हैं? असल में तो हमारा मुद्दा ही यही है ना, ये जो आपने बात की है, हम ये सारे काम कर ही इसीलिए रहे हैं कि बाद में हम उसे ऐसा डाटा दे सकें कि वो हमें क्लासिफाई करके दे। यही तो हमारा काम है जो आप कह रहे हैं। ठीक सर। और सर मैं हमारा मॉडल कहीं, एक मिनट, हमारा मॉडल कहीं डिप्लॉयड होगा और हम वहाँ मौजूद नहीं होंगे, बंदे क्लासिफाई कर रहा होगा, चीजें क्लासिफाई कर रहा होगा। इसीलिए तो हमने ऑटो करना चाह रहे हैं। अगर हम वहाँ बैठे रहेंगे, सुपरवाइजिंग करते रहेंगे, तो फायदा क्या है इसका, खुद ही ना कर लेते। तो हमारा इवेंचुअली हमारा आखिरी जो टास्क है वो तो यही है कि हम ऐसा सिस्टम रेडी करते हैं और हम कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में कि ये बिल्कुल सही काम करता है, इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये अभी तक सर वैसे हम वहाँ पहुंचे नहीं है ना, यानी कि उस चीज पे कि हम इसको जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं। सिर्फ बस हमने अपने मॉडल को, अब जैसे ये आपने क्लासिफाई वाला काम कर लिया ना, आप टेक्स्ट को जो है आपका मॉडल पढ़ के क्लासिफाई कर रहा है कि रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब आप इसको कर सकते हैं डिप्लॉय। ये आपका जो मॉडल है इसको आप सेव कर लें, इसकी API बना लें और जो है ना एक छोटा सा जो है ना वेब पेज बना लें। उधर यूजर से बोलें कि लिखो मेरी वेबसाइट के बारे में, कमेंट्स लिखोगे, आपको पसंद आई है नहीं पसंद आई, रिव्यू वो जैसे ही कमेंट लिख के एंटर करेगा, आपका जो मॉडल उस रिव्यू को प्रोसेस करेगा और सामने दिखा देगा भाई ये पॉजिटिव का काउंट बढ़ा देगा या नेगेटिव का काउंट बढ़ा देगा कि भाई। ठीक सर। अब जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो जितनी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो सारे जब कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, ठीक है, उसका टेलर आता है पहले मार्केट में। टेलर के बाद लोग उस पर रिव्यू दे रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चल रहा होता है कि उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में वर्थ कितनी है। तो वो जो हजारों मिलियंस ऑफ रिव्यूज आ रहे होते हैं, वो कोई बंदे थोड़ी बैठ के वहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई ये बंदे ने पॉजिटिव लिखा है तो चलो इतने पॉजिटिव हो गए। नहीं, वो सब सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है कि वो सिस्टम क्लासिफाई करता जाता है। इवेंचुअली पता चल जाता है कि यार वो 1 लाख रिव्यू है, 10,000 पॉजिटिव है, 90,000 नेगेटिव है, प्रोडक्ट चलानी है बंद करनी है। ठीक है ना? यस सर, समझ आ गया। इस तरह चलता है। सर हम ये जो कोर्स कर रहे हैं, अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से देखें तो मतलब बेस्ट कौन सा डेजिग्नेशन है जो इस कोर्स की जॉब के लिहाज से फिट आता है?
अच्छा, इसके अंदर जो है अभी मार्केट के अंदर जो है ना ज्यादातर मशीन लर्निंग की जॉब्स जो है वो होती हैं, और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को ही जो है ना वो प्रीफर करते हैं कि वो उनको डीप लर्निंग का काम भी आता हो और सारी चीजें जो कर सके वो। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की जॉब्स जो है वो आ रही हैं। अब ये जो मसला हमारे यहाँ ये है कि कोई भी इदारा जो है ना वो जब जॉब की पोस्ट डालता है ना, वो बंदा तो मांगता नहीं, वो जिन का बच्चा मांगते हैं, ठीक है, जिससे जो है ना डेवलपमेंट का काम भी आता हो, फ्रंट एंड भी आता हो, मशीन लर्निंग भी आती हो, डाटा साइंस भी आता हो, स्टैटिस्टिक्स भी आता हो, और ये भी आता हो, सब कुछ मांग लेते हैं। सर अभी स्टार्ट है, इस वजह से जिनका बच्चा मांग रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब बाकी भी मांगेंगे। हाँ, ऐसा ही मसला होता है। लेकिन ये है कि आप जो है ना अपनी कोई एक साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, या अपनी जो है ना डाटा साइंस की साइड को स्ट्रॉन्ग रखें, जो आपकी डाटा क्लींजिंग और ये सारी और साइंसेस के जो एल्गोरिदम है थोड़ा उनको स्ट्रॉन्ग रखें, या एनालिटिक्स की साइड को स्ट्रॉन्ग रखें, या मशीन लर्निंग की साइड्स को स्ट्रॉन्ग रखें, या फिर सर आप डीप लर्निंग में अगर आ रहे हैं तो कंप्यूटर विजन की तरफ चले जाएं या एनएलपी की तरफ चले जाएं। ये कोर्स करने के बाद थोड़ा एनएलपी, अगर आपको लगता है कि यार मुझे एनएलपी ज्यादा सूट करता है, तो एनएलपी का कोई स्पेशलाइज्ड ट्रैक कोर्स जो है ना ऑनलाइन वगैरह पढ़ लें, जिसमें कुछ उनकी लाइब्रेरीज हैं, जिससे चीजें, ये तो हम बिल्कुल कोर तरीके से पढ़ रहे हैं ना, नेटिव तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ बिल्ट इन लाइब्रेरीज जो है वो सारे प्रोसेस जो है वो कर रही हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर विजन पढ़ रहे हैं, लेकिन ओपन सीवी भी एक लाइब्रेरी मौजूद है जो आपको काम करके देती है, उसी तरह जो एनएलपी की भी जो है ना लाइब्रेरी मौजूद है। तो वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक जो है वो अगर पकड़ लेंगे, उसके अंदर एक्सपर्टीज अपनी ले लेंगे 4-5 महीने 6 महीने थोड़े प्रोजेक्ट्स खुद करके, तो अच्छी पोजीशन हो जाएगी मार्केट में। सर कुछ जो एल्गोरिदम्स हैं बेसिक, जैसे रीइंफोर्समेंट एल्गोरिदम, रैंडम फॉरेस्टिंग, तो अगर आप कभी टाइम निकालें तो ये सारे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर हमें पढ़ा दें। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अभी यहीं पर ये बात चल रही है, मैं एक आपको बुक जो है रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, मतलब मुझे तो जो है ना बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और फैंटास्टिक ये बुक है। ये थैंक यू सर। ये है पाइथन मशीन लर्निंग कुक बुक। अच्छा, इसके टॉपिक्स ही आपको दिखा दूं तो सब कुछ बड़े ही सिंपल अंदाज में इन्होंने कवर किया और हर चीज कवर कर डाली। सबसे पहले ये आपके वेक्टर मैट्रिसेस एरेस, ये नंपाई वगैरह सारी आ गई, डॉट प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई करना, डाटा लोडिंग ये आप पांडास में कर चुके हैं, CSV, एक्सेल, जेसन, एसक्यूएल, डाटा रैंगलिंग, ये क्लीनिंग आ गई, रिप्लेसिंग वैल्यूज आ गई, सारी चीजें आ गई। न्यूमेरिकल डाटा की हैंडलिंग, नॉर्मलाइज कैसे करना है, जीरो से डिवाइड करके जो आप सारी चीजें करते हैं, आउटलायर कैसे निकालना है, ग्रुप्स कैसे करने हैं, मिसिंग वैल्यूज को क्या करना है, कैटेगोरिकल डाटा, ये इनकोडिंग, वन आउट इनकोडिंग और ये सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई। टेक्स्ट हैंडलिंग, ये जो भी हम काम कर रहे हैं, क्लीनिंग टेक्स्ट करना, पार्सिंग करना, HTML से पंक्चुएशन रिमूव करना, टोकनाइज करना, स्टॉप वर्ड्स, स्टेमिंग वर्ड्स, ये सारे NLP के कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बेहतरीन डेट टाइम का डाटा है, टाइम सीरीज का डाटा आपने हैंडल करना है, सारी चीजें। इमेजेस हैंडल करना है कि लोडिंग इमेजेस, रीसाइज करना, क्रॉप करना, इमेज को ब्लर करना, शार्प करना, कंट्रास्ट बढ़ाना, आइसोलेशन, एजेस निकालना, कॉर्नर्स, ये सारे टॉपिक्स, तकरीबन सारे टॉपिक्स कवर हैं जो आमतौर पे करते हैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कि किस तरह जो है ना फीचर्स को रिड्यूस करते हैं। डीप लर्निंग में ये काम नहीं होता, वो ऑटोमेटिक कर लेता है, लेकिन मशीन लर्निंग में करना पड़ता है। फीचर सिलेक्शन करना कि हाईली रेलेवेंट फीचर्स कैसे करेंगे, ये मॉडल इवैल्यूएशन बहुत है। अच्छे टॉपिक्स है। हाँ, बेसलाइन मॉडल बनाना, बाइनरी क्लासीफायर, प्रेडिक्शन क्लास, ये सारे टॉपिक हैं। सर बुक ही शेयर कर दें, देख लेंगे। जी मैं कर देता हूँ सर, ये फिर। ये चैट में रिग्रेशन, शेयर कर फिर दें। ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आ गए, ट्रेनिंग डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ट्रेनिंग डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन ट्री मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट के नियरेस्ट, ये क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम आ गए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नेव बायस एल्गोरिथम, क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क्स आखिर में आए। ठीक है, सेविंग एंड लोडिंग मॉडल्स। तो ये एक कंप्लीट जो है ना मशीन लर्निंग की कुक बुक है। कोड भी बड़े अच्छे हैं, अगर मैं जो है ना वो कोड की तरफ भी लेके जाऊं, जब XG बूस्ट सर, अगर हम XG बूस्ट करेंगे तो उसके अंदर यही चीजें होंगी अदर देन DL, है ना? हाँ।
सर एक क्वेश्चन है सर, एक जी जी, प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन इसका सर। हर चीज का जो है वो डिस्कशन भी दिया हुआ कि कौन सी चीज क्यों करी है, और उसका रेफरेंस भी दिया हुआ कि मजीद पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लें। बस इंग्लिश आनी चाहिए सर। हाँ हाँ, इंग्लिश मैंडेटरी है। कौन सी बुक है जी, ये मैं शेयर करा रहा हूँ चैट में, चैट में शेयर करा रहा हूँ। तो सर एक छोटी सी और चीज थी, जी जी पिछले चैप्टर में आपने एक वो छोड़ दिया था, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। हाँ हाँ, तो उसमें वो टॉपिक्स जो है थोड़े से मैंने मतलब पढ़े हैं, वो थोड़े से मुश्किल है, मतलब उनमें डेटा किस तरह वो ला रहा है। अच्छा उसके अंदर मैंने कहा था कोई मॉडलिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ लेयर्स को उठाना है, फॉर लूप लगाने हैं और लेयर्स के आउटपुट को जो है ना वो प्रिंट कराना है। हम देखेंगे, सर चलो उसके अगर 3 अगर मेथड हैं, पहला तो इजी था लेकिन अगले 2 जो है वो थोड़े मुश्किल है। अच्छा चलो देख लेंगे अगर हम थोड़ा टाइम निकाल के ना। कहाँ था मैं, क्या ढूंढ रहा था, बुक। सर वो क्वेश्चन था मेरा, सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाँ था। क्वेश्चन पूछते रहे। अच्छा सर, वो इस तरह है कि सर आई एम वर्किंग विद जोंग, तो सर बेसिकली हमने ना सर ट्रैफिक को फोरकास्ट करना है कि आज से हमारे पास 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद हमारी ट्रैफिक कितनी होगी सर। तो सर उसके लिए ये हम क्या इस्तेमाल करें सर? टाइम सीरीज डाटा का डेटा होगा आपका, ये टाइम स्टैम्प्स के साथ जो है ना वो चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो वो अभी हम ठीक है। हमारे अगले टॉपिक जो है ना वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हम टाइम सीरीज प्रेडिक्शन जो है ना वो करेंगे, तो वहां पर आप फिर जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, एक और इसमें एक है बात कि सर इस तरह है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना सर लास्ट ईयर, तो उसमें फिर इस तरह हुआ था कि हमारी ट्रैफिक जो है ना मतलब अचानक बढ़ी थी, क्योंकि हर चीज़ ही ऑनलाइन की तरफ थी, स्कूल्स वगैरह, क्लासेस वगैरह, और सर उस वक्त हाँ मीन्स के स्पाइक आई सर। लेकिन सर अब मैंने जब टाइम सीरीज को उसको फोरकास्ट किया ना सर, तो वो नेक्स्ट हाँ ईयर भी मुझे वो स्पाइक में आउटलायर दिखा रहा है सर। तो सर उस चीज को किस तरह हैंडल किया जा सकता है वैसे? अब वो सर मतलब मींस के मतलब वन टाइम वो अक्कर हुई, लेकिन अब हर साल वो अक्कर नहीं होगी, लेकिन वो टाइम सीरीज के अंदर फोरकास्टिंग में मुझे बता रहा है कि आप 2022 के अंदर भी जो है ना वो मतलब उस तरह की आप स्पाइक। उससे प्रीवियस डेटा भी यूज कर लेना, मतलब 2020 के अलावा 2019 2018 का भी डेटा यूज करना। नहीं, तो आपका वो 2019 और वो सही कह रहे हैं, 2019 और 18 में ये कोविड की सूरत हाल नहीं थी, लिहाजा पिछले 10 साल का डाटा अगर ले लें तो ये 2020 का डाटा जो है वो आउटलायर के तौर पे आएगा। तो इसको आउटलायर अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 में हालात सही हो जाएंगे और ये चीज रिपीट नहीं होगी, वैसे मैं आपको बताऊं कि अब जो है ना जिस चीज की आदत पड़ जाए ना वो पीछे नहीं हटती। तो अब ये जो आउटलायर जो है ना ये इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये फिर डाटा ही शुमार होने लगेंगे। बहुत सारे आउटलायर भी अगर एक जगह जमा हो जाए तो पार्ट ऑफ डाटा बन जाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ डाटा बन जाएंगे, क्योंकि अब जो है ना वो ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो है ना वो काम जो है वो अब नीचे नहीं आने वाला। तो अभी आउटलायर लग रहा है। अभी अगर आपको करंट सिनारियो में प्रेडिक्ट करना है तो ड्रॉप कर सकते हैं उस आउटलायर को, लेकिन वो आउटलायर अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना, जी तो आउटलायर एक सिंगल वैल्यू या जो है ना वो 1% होता है 100% डाटा का, लेकिन अगर वो 5% 10% डाटा आउटलायर दिखा रहा है तो वो फिर आउटलायर नहीं रहता, वो फिर एक क्लास बन जाती है, क्लस्टर बन जाएगा। हाँ वो क्लस्टर बन जाएगा, वो आउटलायर नहीं कहलाएगा। राइट सर। अच्छा मैंने बुक शेयर कर दी चैट में, सब देख ले भाई, मिल गई? यस सर। जी हाँ सर, मिल गया, थैंक यू। तो इस बुक को जो है वो ये मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं बड़ी सिंपल और बहुत शॉर्ट एग्जांपल्स दिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरह से हो जाएंगे। ये रिव्यू के लिए ज्यादा अच्छी किताब है। यस हाँ शेयर कर दी मैंने चैट में, बुक मैंने शेयर कर दी है चैट में। कौन सी सर? ये सर मेरे पास नहीं आ रही। मेरे पास नहीं आई सर। सर हम मुझे मिल गई है। पाइथन मशीन लर्निंग को बुक चैट में मैंने शेयर की है, दी तो मैंने एवरीवन को ही। पता नहीं 2 दफा शेयर हुई है और दोनों दफा मेरे पास तो आई हुई है, बाकियों के सर पास आ शायद गई नहीं है आ सर। पाई है।
सर अच्छा आगे जिनके पास आ गई है ना, हाँ जिनके पास आ गई वो फिर शेयर करा दे। वो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ यूं कर ले। मैं कर देता हूँ शेयर। थैंक यू अब्दुल्ला। ओके मौसम हो गया। थैंक यू सर। तो अब आपने इस एग्जाम्पल के अंदर फर्दर क्या करना है, you can also train the same model without loading pre-trained word embedding and without freezing the embedding layer. In this case, you will learn a task-specific embedding at input tokens, which is generally more powerful than pre-trained word embedding when lots of data available. अगर आप पूरे डेटा को भी लेके जो है, अभी हमने 200 सैंपल लिए हैं और प्री ट्रेंड इस्तेमाल किए, आप ये 200 सैंपल नहीं, कंप्लीट डेटा को ले लें और कंप्लीट डाटा को लेने के बाद आप वो एम्बेडिंग लेयर वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल करें और उसके बाद देखें जो है ना क्या जो है ना उस पर फ़र्क आ रहा है ज़्यादा डेटा पे, और इसको भी जो है ना वो 200 सैंपल से बढ़ा के मुख्तलिफ उस पर चेक करें क्या रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। अब जो है आखिर में क्या होगा, मॉडल जब आपका थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा या आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो अब हमें टेस्ट डेटा पे जो है ना उसको काम करना है। टेस्ट डेटा के लिए वही काम करेंगे जो हमने ट्रेनिंग के लिए किया था। पहले आपने टोकनाइज करना है, पार्स करना है डेटा को, ये बिल्कुल उसी तरह से हमने पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो डेटा उठा लिया। अच्छा मैंने डेटा डाउनलोड पे लगाया था शुरू में, जिन लोगों के पास प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास नहीं आ रहा है, ये डेटा है, अनजिप कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर। सर डेटा शेयर कर सकते हैं? डेटा हाँ शेयर कर सकता हूँ, मैं डाल दूंगा। डाउनलोडिंग कितने मुश्किल हो रहा है? गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा तो फिर वहां से आप उठा लीजिएगा। सर गूगल ड्राइव की लिंक सेंड कर देगा सर। ठीक है, ये भी एक्सट्रैक्ट होने ने जब तक आगे चलते हैं। ये डेटा हमने क्या कर लिया जी, पास करने के बाद टोकनाइज कर लिया। सर वो डेटा भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं उसका लिंक दे, हाँ यस सर। सर जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड की थी पिछले हफ्ते, उसमें ऐड नहीं हो रहा, उसमें पार्टिसिपेंट सब फुल हो गए, तो आप अगर यहाँ पे लिंक सेंड कर देते तो बेहतर थी सर। 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, कोई सा भी नहीं हो रहा। जी सर एक सर आपने जो सेंड किया उसमें नहीं हुआ ऐड में, बाकी एक दो ऐड है उसमें। व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके लिंक यहाँ दे दें इनको, मैं कर देता हूँ शेयर। जो हाँ कोई सा भी एक ज्वाइन कर ले। वो स्लैक पे सर, स्लैक पे ज्यादा बेहतर रहता है मेरे ख्याल में। अगर स्लैक पे डाल दे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहता है, हर एक उसी को एक्सेस कर ले, एक ही जगह पे सारे असल में सब लोग हो जाएंगे वहां पे। मुझे मसला ये होता है कि स्लैक के ऊपर जाने के लिए स्पेशली जो है ना स्लैक वो जो है ना सोच समझ के स्लैक पे जाना पड़ता है। हाँ सोच समझ के जाना पड़ता है ना स्लैक में। चलो व्हाट्सएप तो ऐसा है ना हर मिनट बाद जो है ना वो उसको रिव्यू कर रहा है। हाँ तो हर बंद उसके लिए सोचना ही नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप यूज करना है। चला जो आपको तो अगर नहीं मैं तो वैसे भी कम रेस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ वीकडेज में, अगर आप लोग समझ रहे हैं कि यार हमें सिलेक्ट, तो आप खुद ही अपना एक चैनल बना दें सिलेक्ट पे, सबको ले जाएं उस पे। मैंने बनाया हुआ कल। हाँ तो उसका लिंक दे दो। ठीक है सर। और ये सब लोग उस पे आ अब्दुल्ला बनाया हुआ है आपने, अब्दुल्ला आपने बनाया हुआ तो शेयर कर दो। मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं वो लिंक ले लूँ। हाँ जो ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है, इतने ग्रुप एक ही काफी है। हाँ नहीं बस एक ही होना चाहिए, सही कह रहे हैं। कौन सा एक मिस? वैसे तो टेलीग्राम और स्लैक ठीक था, लेकिन व्हाट्सएप जो सर के हैं बस वो एक में ज्वाइन कर ले काफी। उसमें 255 से ज्यादा नहीं आते तो फिर क्या करें? अगर वो उससे बढ़ जाए फिर क्या करें? टेलीग्राम है ना, और टेलीग्राम पे आ जाएं या डिस्कॉर्ड पे आ जाएं, तो वो एक ही चीज है। स्लैक टेलीग्राम जो भी, जो आपने अभी नाम ये था क्या कहते हैं डिस्कॉर्ड सर, वो उसका भी लिंक दे दे, हम उसमें भी आप कर लें ज्वाइन। नहीं मैंने डिस्कॉर्ड नहीं बनाया भाई, मैं इतना टाइम होता है ना, सारे चैनल जो है ना वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है सर, अब आपको अपडेट होना होगा सर। सर अपडेट ही है
नहीं सर, एक ही रखिए और एक ही में सबको कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, ये बड़ा मसला हो सर जाता है। आप दो वर्किंग डेज में क्या करते होते हैं वैसे? मैं वर्किंग, अच्छा वर्क करते हैं सब, वर्किंग डेज में वर्क करते हैं, वर्किंग। नहीं मतलब किस फील्ड में काम करते हैं सर वर्किंग डेज में? यार मैं एक इधर यूबीएल के अंदर जो है मैं मैनेजर डाटा एनालिटिक्स हूँ और बिजनेस इंटेलिजेंस का यूनिट है, वो डिपार्टमेंट का जो है ना वो लीड के तौर पे काम करता हूँ उसमें। माशाल्लाह सर। सर दोनों व्हाट्सएप का भी और स्लैक का भी मैंने ग्रुप लिंक शेयर कर दिया। सर जॉब्स आए तो बता दिया करें, सीवी वगैरह ड्रॉप कर देंगे। सर जो जॉब बहुत मतलब हम आती रहती जैसे हैं लोग तो जॉब्स सर तो जॉब भाई। नहीं कर सकते ये वाली, तो हम तो सिर्फ हॉबी के तौर पर ही लेंगे ना ये। क्यों नहीं कर सकते ये वाली जॉब? सर हमें तो हैं? कोई एबीसी भी नहीं आती कंप्यूटर की, अभी तो स्टार्ट किया है हमने। ये पीआईएससी में फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं हम। सर इनका बचपन चल रहा जब है सर, हमने इनका बचपन। जब हाँ ये भी मसला है, जब हमने शुरू किया था तो हम हाँ सबने एबीसी से ही शुरू करना होता है। लेकिन सर हमारे पास तो कोई कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री भी नहीं है। भाई अब आजकल जो है ना वो स्किल की डिमांड है, आप शार्प हो जाएं स्किल में। और सर मशीन लर्निंग में तो वैसे भी वो डिग्री रिक्वायर नहीं करते, वो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी नहीं, अब ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अब मेरे जितना मुझे पता चल रहा है कि 70-80% जो है ना वो रिक्वायरमेंट अब डिग्री की, बहुत कम सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो मैंडेटरी कर रहे हैं कि बीएस हो या एमएस हो या कोई ऐसे इदारे हैं, लेकिन आमतौर पे जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं मिडिल लेवल के और स्टार्ट लेवल के, वो तो कहते हैं वो काम आता है आपको, ठीक है दिखाएं काम और बैठ जाए चलो शुरू। सर आप खुद एक तो हमें काम भी इतना अच्छा नहीं आता सर, आप दूसरा ये भी कह रहे हैं कि जिन चाहिए हमको, कि सब चीजें आनी चाहिए हमको। सर असल में ना इस पे मुझे ये बताएं कि पीआईआईसी में आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आप जिन बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा, अब आप नहीं बन रहे तो वो आपकी वो नहीं है। सर आप तो बहुत अच्छा, सिलेबस तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मेरे भाई कहते हैं बहुत ही कमाल इन्होंने सिलेबस तैयार किया है। तो लेकिन अब सर उसके अंदर मसला ये है ना कि अब उसमें से कौन कितना जो है वो डूब के जी कितना यही सैराब हो कहते हैं सकता कि है। सब बस यही तो प्रॉब्लम। सर दिल चाहता है कोई सर कोई साथ में कोई गाइड मतलब कोई ट्यूटर ऐसे हो जो आपको साथ साथ समझाए थोड़ा थोड़ा सा, कि कोई मिस्टेक हो असल तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारे। नहीं, उसके लिए तो इतने सारे जो है ना ग्रुप में लोग मौजूद हैं, आप मिस्टेक्स आप फ्रीक्वेंटली जो है ना अपनी मिस्टेक्स पोस्ट करते रहें कि भाई मेरे ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, कोई सर ना ये तो कोई हम जो है कॉपी ना। पेस्टिंग करते खुद नहीं ना, अभी मैं मतलब हमने खुद तो नहीं ना कुछ किया। हाँ क्वार्टर में हमने किया था। पहला स्टेप तो अभी यही है कि आप ये एग्जांपल्स और ये सारी चीज, ताकि आप एक प्रोसेस के अंदर आ जाएं, ठीक जी है। सर। अब उसके बाद फिर आप रॉ डाटा जो है ना कहीं से उठाएंगे और इसी प्रोसेस से गुजारेंगे, और आज के दौर में कोड जो है वो आप कस्टमाइज करना सीखें, ठीक है। ज्यादातर जो है ना वो आपको यही करना पड़ेगा कि जो कुछ आपने सीखा हुआ है, देखा हुआ है, कोड देखा हुआ है, बुक देखी हुई है, उस चीज को आपने अपने करंट सिनारियो के अंदर कस्टमाइज करना है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि यार ये बगैर देखे जो है ना ये पूरा मॉडल जो है ना बनाना शुरू कर दें, अगर आप कोई जरूरत नहीं कि आप बोले मुझे वर्ड टू वर्ड जो मैं बगैर देखे टाइप करना शुरू कर दूं अंधों की तरह, जरूरत नहीं है। आप इसको उठाएं, ले जाएं, अपने हिसाब से लेयर सेट करें, सारे पैरामीटर सेट करें, इट्स वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं, काम चलता होना चाहिए। क्वार्टर टू में तो सर असाइनमेंट मिली थी ना हमको। जी सर प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ वो होते थे ना कोऑर्डिनेटर, तो वो अभी नहीं होते आपके साथ, तो ताकि कहीं पर आपको कोई कॉमन फोल्डर पे अगर चीजें डाउनलोड करनी है तो वो आपको करता है, जैसे हमको प्रॉब्लम हो रही है व्हाट्सएप के ग्रुप ज्यादा हो गए या हम स्लैक को यूज करना चाह रहे होते हैं, वो मेनली कोऑर्डिनेट कर ले कर वो सब पे डाल दिया करें चीजें जो। अच्छा, एक हमें जो है ना वो कोऑर्डिनेटर जो है ना वो गिवन है, लेकिन उनका सिर्फ नाम आ रहा है मेरे पास, वो नहीं आ रहे। सर मिल जाती है सर, चीज़ों का इतना मसला नहीं होता। सर मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि आप जो एक्चुअल जॉब कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स में, और आप जो चीज़ें हमें पढ़ा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि वो चीज़ें एक्चुअल जो आप काम कर रहे हैं बीआई की फील्ड में, वो उसके कितने करीब हैं? बहुत ज्यादा करीब है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और असल में जितने इदारे हैं और सारी चीजें हैं ना,
बहुत कम लोग जो है ना इस एआई की कैपेसिटी को अभी अंडरस्टैंड कर पाए हैं। मतलब जो डिसीजन मेकर्स भी है ना इदारों में, सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो इतने ज्यादा जो हैं वो इस एआई लिटरेट नहीं है। या तो फाइनेंस के बंदे हैं या वो सीएस के बंदे भी अगर हैं, तो वो जितने लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो इवेंचुअली वो बाहर के स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हैं जो लिटरेट हैं। तो हमारे यहाँ जो इदारों के डिसीजन मेकर्स हैं वो इतने लिटरेट नहीं कि हम किस तरह इसको जो है ना ट्रांसफॉर्म करें। एक तो हर आदमी हमारे यहाँ थोड़ा सुस्ती का माहौल होता है ना, यार कौन करे, यार कौन रिस्क ले और कौन ये करे, वो नहीं करना चाहता। हाँ, अगर आप किसी इदारे में जैसे हम काम कर रहे हैं और भी लोग इस तरह काम कर रहे हैं, वो खुद बढ़ के जो है ना वॉलंटियरली कहेंगे यार मैं इस काम को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी परमिशन मिल जाती है। कभी कभी वो भी नहीं मिलती। लेकिन एनालिटिक्स के लेवल तक या मशीन लर्निंग के लेवल्स तक कि भाई ये जो है ना कैलकुलेशन निकालनी है, ये करनी है, वो करनी है, ये सारा काम तो जो चल जाता है। लेकिन जहाँ ऑटोमेशन वगैरह की बात करना शुरू करें तो थोड़ा सा रिलेक्टेंट जो है ना वो होते हैं कि उनको समझाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। नासिर भाई ये एडवांस तो सर पावर बीआई, टैब्लो ये सारी चीजें भी यूज होती है ना, क्योंकि आपको तो हाई क्वालिटी ग्राफ्स वगैरह दिखाने होते हैं। ठीक है, तो सर हमारे इसमें कोर्स में तो बेशक मैं समझता हूँ 70% या 60% तो एनालिटिक्स का पोर्शन है, क्योंकि हम नंपाई पेंडास वगैरह कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन सर जो हमने मिसिंग किया, जो मैं ज़ाती तौर पे एक्सरसाइज करते हुए भी देखता हूँ कि ये मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, इस तरह के जो ग्राफ प्लॉटिंग मॉड्यूल्स हैं, इस पे जो है ना हाथ साफ नहीं है और इतना टाइम भी नहीं मिलता। अब जैसे मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ या पढ़ाता हूँ, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं एक्स्ट्रा जो है ना टाइम दे के मैटप्लॉटलिब को पूरी तरह देख सकूं, सीबॉर्न को देख सकूं। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें, काफी गैप्स अभी भी हैं, मैं आपको सही बताऊं सर। तो ये बात ठीक है कि एनालिटिक्स के हम 60% चीजें हमने कर ली हैं। आप क्या कहते हैं सर? अब नहीं, आप उसमें सही कह रहे हैं, क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि ये जो कोर्स आपका डिजाइन था, इसका मेनली फोकस जो था वो एनालिटिक्स नहीं था, इसका मेनली फोकस था स्मार्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डेटा साइंसेस और डेटा एनालिटिक्स की चीजें कवर इसके अंदर हुई क्योंकि उनका ताल्लुक बराह रास्त जो है ना वो एआई के मॉड्यूल से था। बेसिकली जो मेन फोकस था वो डेटा साइंस और एनालिटिक्स था ही नहीं इस कोर्स का। वो तो चीजें जो ट्रिवियल थी, वो चीजें जो है ना वो इस्तेमाल होती भी आई, तो हमने वो चीजें कवर करनी पड़ी। लेकिन उसमें आप ये कर सकते हैं क्योंकि वो चीजें कवर की भी हैं, डाटा रैंगलिंग अच्छी तरह से आती है, डाटा के ऊपर काम करना, सारी चीजें करना। सिर्फ एक पोर्शन जो डाटा विजुलाइजेशन का रह जाता है, वो जो है मेरे ख्याल से अगर कोई एनालिटिक्स की फील्ड में आना चाहता है तो वो किसी एक टूल को, पावर बीआई, टैब्लो या जो आपका ओपन सोर्स टूल है जिस तरह से सीबॉर्न वगैरह है, इसको इस्तेमाल करके जो है ना वो अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ सर, बात अगेन यही आ जाती है ना, हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं या जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उसमें हमें डाटा रैंगलिंग के बाद जो है ना कुछ विजुअल्स देखने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसी तरह जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह है और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सर वो मैटप्लॉटलिब जगह जगह यूज हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। अब ये चीजें बिल्कुल कम से कम मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, मुझे कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर जब आपके लिए जो है ना फिर हम एक अनाउंसमेंट करते हैं अभी, है ना, इंशाल्लाह। अब ये हमारा जब ये वाला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा और हमारा जो है वो Q4 शुरू होगा, इस दरमियान में हमारा जो भी 2-3 हफ्तों का, 4 हफ्तों का गैप होगा, उसके अंदर जो है ना हम डाटा विजुअलाइजेशन जो है ना कोई एक टूल पढ़ेंगे। चलें सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। छुट्टियों में पढ़ेंगे, या पावर बीआई पढ़ेंगे या टैब्लो पढ़ेंगे। साथ में कुछ चीजें जो है ना मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में कोई बंदा आना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत मैंडेटरी है कि उसे पांडास, नंपाई, एसक्यूएल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और कोई एक विजुअलाइजेशन टूल, चाहे वो टैब्लो हो या पावर बीआई हो,
या फिर डैशबोर्ड मेकिंग, कस्टमाइज ओपन सोर्स डैशबोर्ड मेकिंग, जिसमें हम प्लॉटली वगैरह यूज करते हैं, वो जो है ना इस्तेमाल करें, वो का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हम कोई सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह, जल्द अज जल्द अपना मॉड्यूल खत्म करके, जब हमारा टाइम जो है वो थोड़ा हमें स्पेयर टाइम मिलेगा बीच में, तो फिर आपके साथ मिलके जो है ना वो हम पावर बीआई, एसक्यूएल और पावर बीआई दो चीजें जो है ना वो कवर ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा एसक्यूएल के साथ। थैंक यू सर बहुत। सर ये क्वार्टर खत्म होने वाला? नहीं, अभी नहीं खत्म होने वाला, अभी तो फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गए। अभी तो उसकी 6-7 क्लासें हुई ना, तकरीबन हमें मिलेंगी सर 15 से 16 क्लासेस। एक क्वेश्चन है जो रिजवान भाई के सवाल से मेरे ज़हन में अभी मतलब वो आया है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पीआई एआईसी की मैनेजमेंट ने ये ज़हन में आया है कि इसी को एक्सटेंड करके हम डिग्री में कन्वर्ट कर दें? वो इसलिए कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि सर्टन जो स्किल्स हैं वो शॉर्ट हैं, ठीक है, शॉर्ट है जो एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, और सर्टन और भी ऐड किए जा सकते हैं जो कि लेटेस्ट अभी हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो क्या उसमें ये है कि इसको डिप्लोमा से अगर कोई विश करता है, उसे 1 साल बाद अगर डिसकंटिन्यू करना चाहता है उसे डिप्लोमा दे दिया जाए, अगर इससे 2 साल की डिग्री बना दिया जाए कि इसको एक्सटेंड, क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैनेजमेंट ने ये सोचा? वैसे भी इसको असल में तकरीबन डिग्री 2 साल हो डिग्री बनाना जो है ना वो एक अलग प्रोसेस है, वो इसमें बहुत सारी लीगलिटीज और सारी चीजें जो है ना वो आती सर वो हैं। एचईसी आ जाती है, एचईसी से अप्रूवल नहीं, पॉसिबल इसलिए है कि देखिए जो है वर्चुअल चल रही है, वो जो आज से 10-15 साल पहले उन्होंने वीडियोस बनाई थी या 20 साल पहले स्टिल उस पे चल रही है। अब इतना अच्छा काम कर चुकी है पीआई एआईसी की टीम कर चुकी है और उसके मुझे वो अंदर कर रही उसके है। हाँ इसके अंदर ये हो सकता है वर्चुअल कोई वर्चुअल नैनो डिग्री और इस तरह की जो है ना, इस तरह गूगल वगैरह की है, यूडेसिटी वगैरह की है, इस तरह की कोई डिग्री अगर जो है आप ना ये करना वो अगर ये करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन का नया प्रोजेक्ट चला है कामयाब नौजवान के नाम से। उसका बेसिक पर्पज यही है कि वर्चुअल ट्रेनिंग्स और करवा के बच्चों को इस काबिल किया जाए कि फ्रीलांसिंग इंक्रीज करे। बेसिकली जो नून लीग ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट उमर सैफ के साथ, ये उसी की एक्सटेंशन टाइप कुछ कर रहे हैं, तो ये फोरम यूज किया जा सकता है। सर मेरा एक ये कंसर्न था, जो हम ये मॉडल ट्रेन करना सीख रहे हैं और अभी तक हमने ये प्रेडिक्शंस वगैरह सीखी हमने जिनसे Q2 में भी, अगर हमें थोड़ा सा ये पता चल जाए जो रियल हमारे पास काम आता है, जैसे आप कह रहे हैं कि एपीआई डिजाइन करके एक इंटरफेस डिजाइन करके हम इसको यूज करें, तो अगर हम उसके ऊपर एक क्लास कर लें, उससे ये होगा कि जो हमने किया है हमें उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी एक नजर आना शुरू हो जाएगी, हमारा थोड़ा सा विजन भी ब्रॉड हो गया कि हम ये चीजें कर सकते हैं। अभी हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं इसमें मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि जो कुछ हमारी क्लास में चल रहा है ना, आपको उससे 2 कदम एटलीस्ट आगे होना चाहिए। वो किस तरह से? जिस तरह से आपने कहा कि मैंने कहा कि इंटरफेस बनाना आना चाहिए और सारी डिप्लॉय करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये करने के लिए मैं आपसे कहूँ एक्सप्लिसिटली कि यार ये काम करो तो आप ये काम करेंगे, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि हाँ, आपको ये लग रहा है कि यार ये काम करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे बताने की या मुझसे पूछने की या मेरे कहने का वेट करने की जरूरत नहीं है। गो एंड डू, जाएं और करें आगे बढ़ के, समझ रहे हैं? तो वो मजा है उसमें, जब आप खुद जाएंगे सीखने के लिए तो आप जो है ना बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए वेट नहीं करें कि कोई आपको आ जाए, कोई आपको गाइड दे दे, कोई ये कर दे। आप घुसे तो सही, आप उतरे तो सही। जब आप उसको करना शुरू करेंगे, फंसेंगे, सीखेंगे, पूछेंगे, ये प्रोसेस आपकी साइकिल जो है वो चलने लगेगा। लेकिन हम सिर्फ बैठकर सोचते रहेंगे कि यार ये कोई शुरू करेगा, कोई आएगा, कोई ग्रुप बनेगा, ये करेगा, नहीं, तो उससे बहुत डिले हो जाएगा। आपके जहन में आ रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, यार पता चल गई है कि मैं इसको करूंगा कैसे, आप आगे सोच रहे हैं, तो बस जाएं और उसके अंदर शुरू हो जाएं। ज़ाहिर है उसके लिए बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टाइम नहीं है, लेकिन जितना है जिसके पास उतना जो है ना वो लगाएं और काम करना शुरू करें। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जो यहाँ ये आस्क किया जा रहा है कि हम इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं कि सर मैंने इन चीज़ों को जो आजकल अमेज़ोन को नहीं। हर किसी को पता है कि अमेज़ोन को आप लोग यानी देख रहे हैं कि हर कोई अपना बिजनेस चला रहा है अमेज़ोन के उस पे, तो उसमें वो समटाइम्स ये इशू वेबसाइट आ कोई रहे डाउन हो हैं गई है। कि हेलो आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, आप बोलते हैं। अच्छा सर, तो वो असल में मैं अपना वो थोड़ा भी सा खोली, बताऊं वो भी कि नहीं खोल आजकल रही। जो इनके इशू आ रहे हैं कि अमेज़ोन पे तो ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनका ना अकाउंट डाउन हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है सर, ठीक है। तो मैंने राइट नाउ मैंने एक प्रोजेक्ट उठाया था क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपने सारा करवाया इसी को यूटिलाइज किस करके चीज की साइड है? एक अकाउंट सर जो तीन महीनों से जो डीएक्टिवेट था उसको मैंने विद इन 1 वीक में उसको एक्टिवेट करवाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को स्मॉल भी टास्क अगर उठाना चाहते हैं उनको जॉब मिल सकती है, और वो है अमेज़ोन के आजकल जितने भी अकाउंट्स लोगों के बंद हो जाते हैं उनको इन्हीं नहीं, वो स्ट्रेटजीज को डायरेक्ट अपना साइट के खोली है। वो देख इन्हीं की स्ट्रेटजीज को लाइव अपना वाली के खोल आप रही है। अपना काम अपना यानी स्मॉल नहीं, टास्क पे मैं काम कर वैसे सकते हैं। मैंने साइट खोल रिसेंटली रहा था, 1 वो वीक भी पे नहीं इसको खोल काम रही। किया और $500 इससे मैंने कमाए हैं। तो यानी ये बात कहने का ये है कि सिर्फ ये चीज नहीं कि हम इसको लॉन्ग उस पे लेके चले, हम इन्हीं चीजों को जो हमें आते इसी नॉलेज को यूटिलाइज करके हम इनको स्मॉल टास्क में हम लोग काम कर सकते हैं। तो अकाउंट जो जितनी भी स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने यहाँ हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नहीं खोल रही रियल लाइफ में। .net.pk नहीं खोल रही। और कौन सी जितना स्ट्रेटजी? नंपाई पांडास और वहां तक का काम जो है वो आपने किया हुआ है, तो फाइवर वगैरह पे जाके थोड़ा बहुत जो है डेटा रेंगलिंग का, डेटा क्लींजिंग के जो है ना वो सर नहीं, यही काम जो हम लोगों ने मैंने यही पांडा और जो यही चीजें थी ना, जैसे सर हम लोगों ने नेटवर्किंग का थोड़ा सा काम किया, इसी को यूटिलाइज करके इसी को स्ट्रेटेजी को अपना के मैंने अभी बहुत से अकाउंट जो अमेज़न के उनके डाउन हुए थे मैंने उसको एक्टिवेट करवाए, जस्ट 1 वीक का $500 का। वो सर क्या वो स्ट्रेटजी? सर बेसिकली उसके सेलर अकाउंट में जितने इशू आते हैं क्योंकि उनके पीछे सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बैठी हुई है, उनके एल्गोरिथम्स हमें ज्यादा समझ आ जाती है, तो उनके जो आंसर देना सर ईच एंड एवरीथिंग उनको फॉलो करना वो हम इजीली कर सकते हैं सर, वो कोई और बंदा नहीं कर इसकी सकता। डिटेल बताए ना कि कैसे कर सकते हैं ये इन्होंने जैसे ये actually कहना चाह रहे AWS हैं, tools मैं use इसमें ऐड किए कर दूं, होंगे। कहना इस तरह के है कि भाई वो जो उनका अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है, अब चूंकि आप मशीन लर्निंग के बंदे हैं ना, आपको पता है कि अब ये वहां बैठ के कोई बंदा नहीं कर रहा है रिजेक्ट, वो सारा जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो कुछ पैरामीटर्स को देख रहा है, वेरिएबल्स को देख रहा है, उसके मुताबिक जो है ना वो डिसीजन ले रहा है। तो अब चूंकि आप मशीन लर्निंग पढ़ चुके हैं तो वो एल्गोरिथम्स जो उनके काम कर रहे हैं वो जरा आपको आसानी से और दूसरों के मुकाबले में जल्दी समझ में आ जाते हैं कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, तो आप उन चीजों को हैंडल करके जो है वो अप्रूव करा सकते हैं। मतलब बिल्कुल कोई सही। खास मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी नहीं है कि यार ये इस तरह, तो किसी का अकाउंट किसी रीजन की वजह से ब्लॉक हो गया, दूसरे का अकाउंट दूसरे रीजन की वजह से ब्लॉक हो गया, तो अब वो सिस्टम को वो रीजन कैसा लग रहा है, उसका जवाब कैसा देना चाहिए। अब जी ये सर, यानी जो है एक्शन ना वो और प्लान अकॉर्डिंग टू दैट वन आप बना सकते हैं इजीली, आपकी स्ट्रेटजी ज्यादा पता होती है उसके बारे में। जी सही। इब्राहिम बाल बनाए अपने? अच्छा जी, चलें आगे बढ़े। बाल बनाए अपने इब्राहिम? मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट वीक से शूट कर दें। रिकरेंट ये दरमियान में सर कोई डिस्टरबेंस आ रही है किसी की आवाज की? अच्छा मैं जो है ना म्यूट कर रहा हूँ जी। तो अब हमें जो है अभी तक हमने सिर्फ एम्बेडिंग यूज करी है और उसके बाद फाइनली जो हमने डेंस लेयर यही लगाई है। अब हमें जो है वो अपने मॉडल को भी एफिशिएंट बनाना है और हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है उसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या RNN जो है वो एक ये भी ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क की टाइप है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए और क्यों इस्तेमाल होता है और डेंस के मुकाबले में किस तरह डिफरेंट है और क्या इसकी स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंस पैदा करती है, कि बेसिकली हम पहले समझते हैं कि यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है दैट इज कि तमाम नेटवर्क्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं दे हैव नो मेमोरी। A major characteristics of all networks you have seen so far, such that densely connected network converts, is that they have no memory. इसका मतलब क्या है कि उनकी मेमोरी नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि जब हम गौर से सुनिएगा इस बात को, whenever we supply a record or a sequence or a data point or a image
टू अ नेटवर्क, वो उस इमेज पे ट्रेनिंग करता है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन करता है, बैकवर्ड प्रोपगेशन करता है और इवेंचुअली जो है उस पर उस एक इमेज के लिए ट्रेनिंग कर लेता है। लेकिन जब दूसरा डाटा पॉइंट या दूसरी इमेज नेटवर्क को दी जाती है तो उस दूसरी इमेज को पहली इमेज ने क्या क्या ट्रेनिंग ली है कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं होती। यानी उन दोनों डाटा पॉइंट्स के दरमियान कोई स्टेट, कोई मेमोरी नहीं होती जो वो आपस में शेयरिंग कर रहे हों। ठीक है, दिस इज द मीन के नेटवर्क हैज नो मेमोरी। ये दोबारा बता दीजिए, ये पॉइंट ना काइंडली दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। जब हम, मैं इसको जरा इस तरह बताता हूँ कि हम हमारे नेटवर्क को, एक हमारा मॉडल है, इस मॉडल को जब मैं एक इमेज प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह हमने एग्जाम्पल में किया कि भाई एक हमारे पास डॉग की इमेज है और एक हमारे पास दूसरी इमेज कैट की है। तब ये मॉडल जो है वो डॉग की इमेज प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, और फॉरवर्ड प्रोपगेशन, फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड और सारे वेट्स एडजस्ट करने के बाद इसकी ट्रेनिंग हो गई कि इसके साथ लेबल सप्लाई किया गया था कि इट्स अ डॉग और ये इसका लेबल था। और ये भी जो है ना अपनी ट्रेनिंग करते 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 आखिरकार इवेंचुअली इसने भी ये सीख लिया कि इट्स अ डॉग, कि जब ओरिजिनल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या हो गई, बराबर आ गई, तो इट मींस इसकी ट्रेनिंग हो गई। अब ये सीख रहा है कि डॉग है। उसके बाद जब ये लर्निंग हो चुकने के बाद अब हमारे पास जो है, हम इसको अपने मॉडल को एक दूसरा डाटा पॉइंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कैट। ये इस पे लर्निंग कर रहा है। अच्छा, अब जो इसने प्रीवियसली लर्निंग की थी यहाँ पर, इन दोनों लर्निंग्स के दरमियान कोई शेयरिंग नहीं है। डॉग पे उसने क्या लर्निंग की थी, क्या वेट्स थे, क्या लर्निंग की थी, वो कैट के साथ कोई शेयरिंग उसकी नहीं है। कैट की बिल्कुल सेपरेट लर्निंग हो रही है कैट के डेटा पॉइंट पे, और डॉग के डेटा पॉइंट पे बिल्कुल सेपरेट लर्निंग हो रही है। ठीक है, ये दोनों अपनी कोई मेमोरी या कोई स्टेट जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। यानी मॉडल के पास की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों की कंबाइंड फॉर्म में या शेयर्ड फॉर्म में नहीं जा रही है। मॉडल के पास एक सेक्शन जो है वो डॉग का है और यूं समझ लें एक सेक्शन कैट का है। दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन जो है वो उनकी नहीं है, कोई स्टेट शेयरिंग नहीं हो रही। तो each input shown to them is processed independently with no state keep in between inputs. With such networks, in order to process a sequence or a temporal series of data points, ऐसे नेटवर्क के साथ अगर हम सीक्वेंस, जिस तरह टेक्स्ट सीक्वेंस हमारे पास है एक के बाद एक जिसके अंदर डेटा आ रहा है, और अ टेम्पोरल सीरीज डेटा पॉइंट, या जो हमारे पास टेम्पोरल सीरीज डेटा पॉइंट्स हैं जिस तरह टाइम स्टैम्प्स के डेटा सेट चलते हैं, यू हैव टू शो द एंटायर सीक्वेंस टू द नेटवर्क एट वंस। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं अभी तक कि हम पूरा जो रिव्यू है, पूरा जो कमेंट है, वो पूरा का पूरा एक साथ मॉडल को फीड कर देते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, कंप्लीट रिव्यू उठाया और एक साथ मॉडल को फीड कर दिया, यानी टर्न इट इनटू अ सिंगल डेटा पॉइंट। एक रिव्यू एक कंप्लीट डेटा पॉइंट बना हुआ होता है। फॉर इंस्टेंस, दिस इज व्हाट यू डिड इन IMDb एग्जांपल। एन एंटायर मूवी रिव्यू was transformed into a single large vector. एक पूरा रिव्यू एक वेक्टर बना and processed in one go, और एक ही दफा में प्रोसेस हो गया। Such networks are called feed forward networks. ऐसे नेटवर्क जो हैं
वो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स कहलाते हैं। यानी कि अगर हम इसको यूं देख लें कि हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशंस कुछ यूं बनती है, ये हमारे पास जो लेबल है, ये हमारे पास न्यूरॉन है और ये हमारे पास इनपुट डाटा है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास हर सूरत में इनपुट जो है यहाँ जाता है परसेप्ट्रॉन और उसके बाद जो है उसका आउटपुट, ये फीड फॉरवर्ड है। इसके बाद दूसरा इनपुट आता है, वो दूसरा इनपुट जाता है फॉरवर्ड। ये सब अगले ही डायरेक्शन के अंदर जो है फॉरवर्ड होते रहते हैं, ठीक है। ये फीड फॉरवर्ड है। इन कंट्रास्ट अब होता है, अब ये इंपॉर्टेंट बात अभी आ रही है, अभी तक हमने जितना भी रिव्यू का काम किया है उस सब के अंदर अभी ये बात हमने अभी फाइनल कर ली कि वो रिव्यू, पूरा कमेंट जो है वो पूरा कमेंट एक बार पूरा सीक्वेंस जो है वेक्टराइज होती है और पूरी सीक्वेंस नेटवर्क को फीड कर दी जाती है और नेटवर्क उसके ऊपर जो है ना ट्रेंड होके काम कर लेता है। अच्छा, फिर उसके अंदर होता ही है, उसके अंदर जो डिसीजन हो रहा होता है वो डिसीजन जो है वो किसी एक वर्ड की बुनियाद पे हो जाता है कि यार पॉजिटिव था या नेगेटिव था, पॉजिटिव वर्ड आ रहा है नेगेटिव वर्ड आ रहा है, पूरा रिव्यू उसकी बिहाफ पे जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। लेकिन वो वर्ड डुअल मीनिंग में इस्तेमाल हो सकता है, कुछ जो है ना एक्सेप्शनल मीनिंग में इस्तेमाल हो सकता है कि उसके वर्ड कुछ और हो, उसके सेंस ऑफ मीनिंग जो है वहाँ कुछ और हो रहे हो, उसकी वजह से हमारे जवाब जो है वो गलत हो जाते हैं। ये कहता है इन कंट्रास्ट एज यू आर रीडिंग द प्रेजेंट सेंटेंस, जो आप जुमला पढ़ रहे हैं, यू आर प्रोसेसिंग इट वर्ड बाय वर्ड। आप पूरा रिव्यू एक साथ हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरा जो सेंटेंस पढ़ते हैं वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। जिस तरह ये पढ़ा इन कंट्रास्ट एज यू आर रीडिंग द प्रेजेंट सेंटेंस, हम एक एक वर्ड पढ़ते पढ़ते आगे की तरफ जो है ना बढ़ रहे हैं। एक साथ पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं पूरा सेंटेंस एक दफा, हम वर्ड बाय वर्ड आगे पढ़ रहे हैं। और रादर आई सेकेंड बाय आई सेकेंड। अच्छा, while keeping memories of what came before, ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी ने हाथ रेस किया है जी, अम्माद नदीम पूछे। सर ये क्वेश्चन ये है सर कि ये जो पिछला हमने कोड किया है उसको और जो आप अभी बात बता रहे हैं इसको मजीद समझने के लिए अगर हम प्रिडिक्ट लगाएं और उसमें अपना कोई टेक्स्ट या अपना कोई रिव्यू टाइप करके दें, इसी तरह ये इस वर्डिंग को या अपनी वर्डिंग बना के और प्रिडिक्ट करने के बाद उसको हम रिवर्स करें, जैसे अभी हुआ है टेक्स्ट टू सीक्वेंस हुआ है, हम सीक्वेंस टू टेक्स्ट करें और दोबारा से उसको देखें। जैसे वो एलिफेंट वाली पिछले उसमें चैप्टर में एग्जांपल थी, एलिफेंट का हीट मैप निकाला था, इसी तरह इसका भी कोई तरीका है कि हम इसमें भी उसको चेक करें इंटरनली उसने क्या किया है, किस तरह किया है, उसके लिए हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा प्रोसेस को, उसका कोई तरीका है या आप बता सकते हैं? इमेजेस के केस में तो जो आउटपुट हमें नजर आ रहा होता है, पिक्सेल्स प्लॉट करके दिखा रहे होते हैं, तो वो हमें नजर आ जाता है कि यार ये जो है ना फला चीज की इमेज है, तो हमारा माइंड भी एक्सेप्ट कर लेता है हाँ ये फला चीज की इमेज है, कि हमें भी पिक्चोरियल नजर आ रही होती है। लेकिन जो वेक्टर्स नंबर्स की सूरत में अगर मैं रिवर्स करूंगा और नंबर्स ही नंबर्स नजर आएंगे तो वो हम उसको जो है ना वो गैस नहीं कर पाएंगे कि क्या हो रहा है, तो रिवर्स से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो अब ये बात करते हैं हम कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब सेंटेंस को पढ़ते जा रहे होते हैं while keeping memories of what came before, तो जब हम एक वर्ड पढ़ते हैं इन उसके साथ कंट्रास्ट, तो अब हमने कंट्रास्ट जब पढ़ा है तो हमें ये मालूम होता है कि हम पीछे इन पढ़ के आए, इसीलिए हम इसको तर्जुमा या आपका सेंस जो है अपने दिमाग में सही निकाल रहे होते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पिछली वाली मेमोरी हमारी रिटेन होती है, जिसको हम यूटिलाइज करते जाते हैं और हमें पूरे सेंटेंस का मतलब जो है वो इनकम्प्लीट समझ में आ जाता है, कंप्लीट फॉर्म में समझ में आ जाता है। इन कंट्रास्ट एज यू आर रीडिंग दिस प्रेजेंट सेंटेंस, जब सेंटेंस पे पहुंचे हैं तो व्हाट एवर सेंटेंस वी हैव
रेड प्रीवियसली उसकी मेमोरी जो है वो हमारे यहाँ तक पहुंचने तक मौजूद है, इसलिए सेंटेंस के साथ वो सब कुछ क्या है जुड़ा हुआ है, तो हमें पूरे मीनिंग जो है उसके मालूम होते हैं। ये हमारा बायोलॉजिकल जो है इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रहा होता है। दिस गिव यू द फ्लूइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग कन्वेड इन दिस सेंटेंस। तो हमें सॉलिड मीनिंग जो है सेंटेंस के पूरे समझ में आ रहे होते हैं कि कौन सा वर्ड किस सेंस में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस प्रोसेस इंफॉर्मेशन इंक्रीमेंटली, ये इंक्रीमेंटली इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है व्हाइल मेंटेनिंग एन इंटरनल मॉडल ऑफ व्हाट इट इज प्रोसेसिंग। जो कुछ वो प्रोसेस कर रहा है उसके इंटरनल एक मॉडल जो है उसको मेंटेन कर रहा है कि क्या क्या हो रहा है। बिल्ड फ्रॉम पास्ट इंफॉर्मेशन, जो कुछ पीछे पढ़ के आया है, एंड कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एज न्यू इंफॉर्मेशन कम्स इन। और हमारा दिमाग जो है वो नई इंफॉर्मेशन आते जाती है तो प्रीवियस के साथ जो है ना वो अपडेट होती चली जाती है। अच्छा, ये अभी जिक्र किया है, थोड़ा सा हवाला दिया है कि हमारा बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे काम कर रहा होता है। ये चीज न्यूरल नेटवर्क में काम करने के लिए क्या किया? A neural network adopts the same principle, albeit in extremely simplest version. Neural network सेम काम करता है, अलबत्ता इससे ज्यादा simplest way में काम करता है। It processes sequence by iterating through the sequence elements and maintaining a state containing information related to what it has seen so far. भाई ये सीक्वेंस को प्रोसेस करता है। सीक्वेंस से मतलब क्या है? जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे ये सेंटेंस ले रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एक रिव्यू है, एक पूरा सीक्वेंस है। ये टेक्स्ट में भी हो सकता है, ये न्यूमेरिकल सीक्वेंस भी हो सकती है। ये मैंने एक सीक्वेंस सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इट प्रोसेस सीक्वेंस आइटरेटिंग थ्रू द सीक्वेंस एलिमेंट एंड मेंटेनिंग अ स्टेट। अब ये जब हमने डेंस लेयर में प्रोसेस की थी तो हमने कहा कि ये पूरा उठा के मॉडल को एज इट इज दे दिया जाता है। अब मॉडल उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना वो करता है, कोई वर्ड ढूंढता है और जो है ना वो काम कर लेता है, चलो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं पूरा मॉडल को नहीं दिया जाता, बल्कि ये रिव्यू जब डेटा से उठाया जाता है तो इसके अंदर फर्दर एक लूप लगता है, इंटरनल एक लूप चलता है जो इसके एक एक वर्ड को उठा के मॉडल में फीड। पहले तो एक रिव्यू उठा आउटर लूप से और फिर इनर लूप से उस रिव्यू के एलिमेंट्स वन बाय वन जो है मॉडल को फीड होते हैं। यहाँ पर इसमें यही बात की, आइटरेटिंग थ्रू सीक्वेंस एलिमेंट्स, के सीक्वेंस के एलिमेंट्स को आइटरेट करता है। ये जो एक एक टोकन है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। हर टोकन जो है वो सीक्वेंस का एलिमेंट बनता है। एंड मेंटेनिंग अ स्टेट, और यहाँ पर जो कुछ इसने सीखा, वर्ड पढ़ा था, जो कुछ सीखा वो एक स्टेट के तौर पे मेंटेन कर लिया कि ये सीखा है मैंने। फिर उसने अगला वर्ड पढ़ा, ये एक स्टेट आ गई और प्रीवियस स्टेट अगली स्टेट के साथ जो है कंबाइन हो गई। अच्छा, पहले इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ। In effect, an RNN is a type of neural network that has internal loop. उसके अंदर internal loop है। The state of RNN is reset between processing two different independent sequences. जब दूसरी sequence आएगी, यानी दूसरा रिव्यू आएगा, तो state will be reset, दोबारा zero state पे आ जाएगी। Such as two different IMDb, so you will consider one sequence in a single data point. एक डेटा पॉइंट एक सीक्वेंस है, अ सिंगल इनपुट टू द नेटवर्क, और सिंगल इनपुट जा रहा है। व्हाट चेंजेस इज दैट दिस डेटा पॉइंट इज नो लॉन्गर प्रोसेस्ड इन अ सिंगल स्टेप, वन गो में प्रोसेस नहीं होगा, रादर द नेटवर्क इंटरनली लूप्स ओवर द सीक्वेंस एलिमेंट। अब उस सीक्वेंस एलिमेंट को मॉडल जो है वो इंटरनली लूप करेगा। यहाँ पर क्या होता है, ये आरएनएन मॉडल है, एक इनपुट हमारे पास सप्लाई किया गया, इस इनपुट का जो भी लर्निंग हुई अगली लेयर में जाने के लिए आउटपुट बना, वो आउटपुट वापस मॉडल के अंदर रीफीड हुआ। जैसे ये बात की थी मैंने, दा फीड हुआ एज अ इनपुट, उसकी जो भी लर्निंग थी वो फीड हुई और स्टेट जो है वो नया इनपुट जो है वो यहाँ से आया। अब आरएनएन के पास दो चीजें दोबारा प्रोसेस होने के लिए जमा हो गई, दैट इज दा की लर्निंग
और नया आने वाला इनपुट दैट इज स्टेट। इस तरह ये चलता रहेगा, स्टेट मेंटेन होती रहेंगी और आखिरी जब एलिमेंट जब ये प्रोसेस होगा तो इसके आउटपुट में पिछले तमाम आउटपुट्स जो हैं वो कंबाइनिंगली जमा हुए होंगे। ठीक है, तो हर वर्ड जो है वो यहाँ पर प्रोसेस हुआ और अगले वर्ड के साथ कंबाइनिंगली जो है प्रोसेस हो रहा है और उसका सेंस और उसका मीनिंग जो है वो रिटेन कर रहा है। तो सर ये आउटपुट कुछ नहीं देगा फिर, यानी कि आउटपुट नहीं दे रहा, ये आउटपुट को खुद अपने पास दोबारा नहीं, आउटपुट भेज रहा है, आगे भी भेज रहा है, आगे भी भेज रहा है और अपने आप को भी दे रहा है। तो सर इसकी इसका मैं और अगर एक सिंपल इसकी मैं एक डायग्राम सी बनाऊं यहाँ पर। इस सूरत में जब ये पूरे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को एक साथ बारी बारी वो कर रहा है सेपरेटली, तो ये टाइम ज्यादा नहीं लेगा इसमें प्रोसेसिंग में। और फिर दूसरा सवाल ये है कि सर ये जो पिछले वर्ड्स थे, पिछले टोकन्स थे, उनको फिर स्टोर कहाँ रख रहा है, क्योंकि उस आउटपुट को रिटेन भी रखना है ना। अगर वो रिटेन नहीं रखेगा तो फिर इसका मतलब है कि उसको नए सिरे से प्रोसेस करना पड़ेगा। बताता हूँ, H और हमारे पास Y, ये हमारे पास ये क्या करता है कि इनपुट होने के बाद जो आउटपुट आया है उसको वापस जो है वो यहाँ सप्लाई कर देता है। अब नया इनपुट आएगा, X के बाद X1 आ जाए, ये X0 हो जाए, H0, Y0। अब नया इनपुट आएगा तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखूं कि जब पहला इनपुट जा रहा होगा तो हमारे पास इसको सप्लाई करने के लिए H0 है, H0 इनपुट को सप्लाई होगा। ठीक है, सॉरी, H0 जो है यहाँ पर H को सप्लाई होगा, यहाँ से इसके पास जो है वो इनपुट आएगा और ये हमारे पास जो है वो Y दे देगा। अब ये जो आउटपुट दे रहा है ये आगे भी भेजेगा इस तरफ और यहाँ से इसके पास जो है वो एक और इनपुट आ जाएगा X1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास H है, इसका आउटपुट निकलेगा और यहाँ से ये आउटपुट आगे भी जाएगा, नया हमारे पास इनपुट आ जाएगा एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है वो यूं जो है वो चलता रहेगा। सर इसका फायदा क्या होगा कि हम मतलब हर उसको दे रहे हैं प्रीवियस इनपुट के साथ? इसका फायदा ये हो रहा है कि इसने यहाँ पर लर्न किया I, ठीक है, और यहाँ से इनपुट आया इसके पास M। ठीक है, अब ये क्योंकि सेपरेट है ना, I अलग हो जाता था, I अलग हो जाता था और M अलग प्रोसेस होता था। अब यहाँ से ये तो आ गया कि इसने I की लर्निंग कर ली। अब ये इसके पास ये दोनों जा रहे हैं, जो इसने लर्निंग की है कि ये I है और ये इनपुट है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर IM। ठीक है, IM का जो भी आउटपुट था यहाँ पर बना। ठीक है, जो भी आउटपुट था यहाँ पर बना, यहाँ से एक नया वेरिएबल आ गया, एक नया इनपुट आ गया। अब ये IM जो है ये आगे प्रोसेस हो रहा है, ये पीछे से लर्न होके आया है और नया इनपुट आया जो यहाँ पर प्रोसेस हुआ, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया इसको भाई फाइनली IM। तो अब जो पिछली जो भी इनपुट थे जिनके दरमियान स्टेट नहीं थी, वो स्टेट अब इसमें क्या हो रही है, शामिल होते जा रही है और कंबाइनिंगली आपका एक सेंटेंस बनता चला जा रहा है। ठीक है सर, जिस तरह आप पर ये तो फिर ऐड कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस तो नहीं कहेंगे इसको। नहीं ऐड नहीं कर, नहीं मैं ये तो ऐड आपको बताया नजर आ रहा है, तो मैंने लिख के दिखा दिया है। जब ये देखो ये घूम के कहाँ जा रहा है,
ये घूम के जा रहा है नेटवर्क के अंदर। जब नहीं सर, ऐड से मॉडल के मेरा अंदर मतलब ये है सर इट कि मीन्स किसी कि हमारी specific सारी की data सारी set इनपुट को- कंजर्व रह रही है, सारी की सारी इनपुट इकट्ठी फिर जाके आउटपुट में आएगी। हाँ हाँ, यानी सेंटेंस आउटपुट को वो थॉरली पढ़ हर रहा है, नया सेपरेटली नहीं इनपुट, पढ़ रहा। हर हमारे आउटपुट जो है वो कम्युलेटिव होते जा रहे हैं। इनपुट नया बिल्कुल इनपुट सर। आता जा रहा है, कम्युलेटिव होते जा रहे हैं। सर इसको इस तरह कह वर्ड्स सकते को हैं कि सेपरेटली नहीं पढ़ना। हर टोकन का आउटपुट प्रिजर्व रखा जा रहा है और बिल्कुल वापस ऐसे ही है। check किया अब जा इधर रहा आ है। जाए, अब आ जाए असल डायग्राम की तरफ। जब बात यहाँ तक पहुंच गई है, इधर आ जाए, देखें क्या हो रहा है। ये एक सूडो कोड है। इनिशियली स्टेट 0 है, इनपुट सीक्वेंस से आइटरेट किया, एक वर्ड आ गया यहाँ पर। अब इस इनपुट सीक्वेंस के साथ जो प्रीवियस स्टेट थी वो ऐड हो गई या जमा हो गई और नई आउटपुट बन गई। और ये नया आउटपुट जो है उसने स्टेट लेवल को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। स्टेट 0 से अब यहाँ स्टेट कोई भी हो गई होगी। फिर नया सीक्वेंस आया, इनपुट इसमें से एक नया इनपुट निकला। अब स्टेट जो अपडेटेड स्टेट थी वो उसके साथ प्रोसेस हो रहा है इनपुट, ठीक है, और नया आउटपुट बना। और नया आउटपुट जो है ये फर्दर लेटेस्ट स्टेट हो गई जिसने स्टेट को असाइन कर दिया। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, मोर डिटेल सूडो कोड, इनपुट सीक्वेंस, ये एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ। ये आपका पुरानी वाली एग्जांपल है कि इनपुट और डॉट डब्ल्यू के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होगा। और ये आपके पास प्रीवियस वाला जो स्टेट थी वो ऐड हो रही है और आउटपुट बनता जा रहा है। सर हम इसे कह सकते हैं कि अपेंड कर रहा है प्रीवियस स्टेट को। हाँ हाँ हाँ, अपेंड का वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जो है इसकी एक पूरी नेटिव कोडिंग लिखी हुई है NumPy में। इसको छोड़ के मैं इधर आता हूँ। दिस इज, देखें क्या हो रहा है। इनपुट जा रहा है, यहाँ से ये इनपुट गया और इनपुट जाने के बाद ये आउटपुट निकला। अब जब नया इनपुट आया है तो पुराने आउटपुट की जो स्टेट मेंटेन थी, मेमोरी मेंटेन थी, वो नए इनपुट के साथ यहाँ पर क्या हो गई, कंबाइन हो गई। फिर इसका जो आउटपुट निकला वो आउटपुट भी अगले नोड के अंदर चला गया, दोबारा नेटवर्क के अंदर चला गया और यहाँ से इनपुट भी आ गया। तो अभी इसकी स्टडी जो है वो कंबाइनिंग हो गई। तो ये जो स्टेट है ये अपनी प्रीवियस सारी स्टेट्स को मेंटेन कर रही है, लेटेस्ट जो है, ठीक है। कितनी भी स्टेट गुजार के आई होंगी, इस वाली स्टेट के अंदर ये इट्स अ फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रीवियस स्टेट्स, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है रिकरेंट का, लेकिन ये रियल लाइफ में इतना सिंपल होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज मैथमेटिकली जो है यहाँ राइज हो जाते हैं जो कि आगे डिस्कस होंगे। अच्छा, अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ें, समझ में आएगी बात। टू मेक दिस नोशन ऑफ लूप एंड स्टेट क्लियर, लेट्स इंप्लीमेंट द फॉरवर्ड पास फॉर एन दिस RNN टैग्स। अच्छा, ये इंप्लीमेंटेशन ही है इसकी। ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये पूरा पैराग्राफ दोबारा आप लोग पढ़ें यहाँ से, ताकि थोड़ी पिक्चर क्लियर हो। सर ये तो वो लॉजिक सर्किट्स वाला कोई शिफ्ट रजिस्टर लग रहा है या मेमोरी लग रही है? हाँ, लेकिन शिफ्ट नहीं हो रहा ना इसमें, शिफ्ट नहीं है, एज इट इज एज इट इज जो है ना वो कंबाइन हो रही है। सर जैसे आपने पीछे बताया कि IMD डेटाबेस में वो सॉरी डेटा सेट में वो एक वर्ड निकाल लेता है और उस पे मतलब बता देता है कि यार ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। इसमें हम पूरा का पूरा जो है वो जो सेंटेंस है उसको प्रिजर्व करें, उसकी स्टेट को मेंटेन करें, लेकिन इसमें फिर प्रोसेसिंग कैसे होगी? मतलब अल्टीमेटली वो कैसे डिसाइड करेगा कि ये रिव्यू पॉजिटिव था या नेगेटिव था? वो तो हमने लेबल दिया हुआ है ना।
नहीं लेबल तो ठीक है, वो लेबल दिया हुआ है, लेकिन इन मॉडल के अंदर कैसे प्रोसेस करेगा उसको? मॉडल के अंदर नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस सेंटेंस को देख रहा हूँ और एक तो ये है कि मैं इस न्यूरल के वर्ड को पढ़ के ये फैसला कर लूं कि ये न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है, ये तो मैं इसको क्लासिफाई कर दूंगा, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू न्यूरल नेटवर्क कैटेगरी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ और इनके दरमियान जो भी लर्निंग आ रही है व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या हो रही है, वो मैं मेंटेन कर, अभी फैसला नहीं कर रहा हूँ, मेंटेन करता जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक चेनिंग बनती जा रही है, हर एक वर्ड की इन कंबाइनिंगली एक चेनिंग बनती जा रही है, तो एक बेसिकली एक लर्निंग की सीरीज, एक पैटर्न बनता जा रहा है। पहले हमारे पास वो पैटर्न नहीं बन रहा था। अच्छा, वो पैटर्न जो भी बन गया, वो पैटर्न जो भी बन गया, उसने जो भी लर्निंग कर ली, लेकिन इवेंचुअली हमने बताना तो खुद है ना कि ये पैटर्न किस कैटेगरी को मैप करता है, ये पॉजिटिव को मैप करता है या नेगेटिव को मैप करता है, ठीक है। मतलब इसमें होल सेंटेंस को लेके हम डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, होल सेंटेंस को लेके डिसाइड करेंगे, और इतना सिंपल है नहीं जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो मैथमेटिकल और एल्गोरिथम लेवल के ऊपर है, जो यहाँ डिस्कस नहीं है क्योंकि एल्गोरिथम डिस्कस नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारा डेटा चाहिए होगा, बहुत सारा के मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस चाहिए होंगे, फिर मॉडल भी काफी टाइम लेगा। हाँ, टाइम भी लेगा और जो है ना और डेटा भी ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव्ड फॉर्म के अंदर आएंगे। रिजल्ट्स जो है ना बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव फॉर्म के अंदर आएंगे, क्योंकि पहले जो रिजल्ट गलत हो रहे थे किसी एक वर्ड की डिसीजन की वजह पे, वो काम जो है ना वो अब नहीं होगा। इमेजेस की सूरत में भी यही होगा। किसकी सूरत में? इमेजेस क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं हम डॉग और कैट की, उसकी सूरत में भी यही होगा। नहीं, डॉग और कैट का डेटा वो तो हम CNN यूज किया था ना। डॉग और कैट का जो डेटा है वो सीक्वेंस डेटा नहीं है। ठीक है सर, वो सीक्वेंस डेटा नहीं है, उसमें एक के बाद एक जो है ना वो चीज नहीं है, या टाइम स्टेप का डेटा नहीं है, डेट वाइज या सर भाई मिक्स कर गए। मूवी वगैरह का जो होगा वो होगा टाइम सर 1 बजे के बाद जो है ना समझ में कम आने लगता है। अभी हमने जो है बेसिकली जब इसकी मॉडिफाइड वर्जन पढ़ना है, जब हमने इसका अभी हमने ये जो लेयर है ये सिंपल RNN की है, लेकिन वो कहता है कि सिंपल RNN जो है ना पॉसिबल बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जब जुमला बहुत बड़ा होता है, एक रिव्यू के अंदर हमने क्या 100 वर्ड्स हैं, तो 100 स्टेट्स मेंटेन करते 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 मॉडल जो है ना वो ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, भूल जाता है वो। जिस तरह आप भी एक पैराग्राफ ऊपर से पढ़ना शुरू करें, आखिरी लाइन पे पहुंचे तो यू फॉरगेट कि यार हमने ऊपर के पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम जो है वो आने लगता है। तो इस सिंपल RNN का तोड़ जो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे, वो क्या है, वो है हमारे पास ये पहले सिंपल RNN इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, 88% तक आपको ले जाता है। वो है LSTM एंड गुरु लेयर, ये भी RNN की ही टाइप्स हैं। LSTM स्टैंड फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, GRU तो गुरु कहते हैं। LSTM में तो फॉरगेट गेट भी होता है, वो फॉरगेट भी कुछ इंफॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो है ना वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये दो हम पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह हम जो है टाइम सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये वाली एग्जांपल करेंगे LSTM में। कोशिश करें आप लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें, रिकरेंट नेटवर्क्स को देखें। सर अभी तो क्विज है ना, तो क्विज की तैयारी करेंगे, अभी ये तो नहीं पढ़ सकेंगे। नहीं ये भी पढ़े आप, 15-20 मिनट में आप कवर कर लेंगे, क्या मसला है।
सही है, इतना इजी नहीं लग रहा। ये सर चैप्टर ये थोड़ा शक्ल से डिफिकल्ट वैसे बहुत खौफनाक लग रहा है। डिफिकल्ट तो है, आगे है। मैंने अभी अभी और देखा तो नहीं है, डिफिकल्ट खैर आगे। अभी तो आपने वन डायरेक्शनल जो है ना यूनि डायरेक्शनल नेटवर्क पढ़े हैं, इसी के अंदर अभी आपके पास यहाँ पर जो है ना वो चीजें आ जाएंगी, दैट विल बी बाई डायरेक्शनल और मल्टी मॉडल लेयर्स जो है ना, जो नेटवर्क आगे भी जा रहा होगा पीछे भी जा रहा होगा, और बहुत कुछ है अभी, परेशान नहीं हो। और लेकिन बस जो चीज लिखी हुई तहम्मुल से पढ़ें कि वो चीज मुझे समझ में आ रही, जुमला लिखा हुआ वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो रहा है, दिमाग उसको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ये जो बात हो रही है। सर एक क्वेश्चन था इससे नेचुरल Yes. लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हवाले से, जी कि ये हम जो अभी तक देख रहे हैं ना, जिस तरह वो 1-0 में आपने कन्वर्ट किया, या ये 1/1 वर्ड जो उठा है सेट बना रहा है, तो इसमें कहीं ऐसी चीज आएगी आगे चल के कि ग्रामर को भी देखा जाएगा, जिसकी मदद से हम किसी सेंटेंस को या पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिव्यू क्या है। नहीं, उसके अंदर जो है ना, जो वैसा भी मैं बात कर रहा था ना यहाँ पर, कि बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स और स्टॉप वर्ड्स ये होते हैं जो आर्टिकल्स हो गए, पंक्चुएशंस हो गई, और सारी चीजें जो है ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक तरह की प्रेस ही समझ ले हम किसी भी ऐसे की, ताकि कंप्यूटर को बताएं जैसे कि ये हाँ है भाई ये नेगेटिव रिव्यू है। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, जो क्लीनिंग टेक्स्ट जब हम करते हैं ना, तो क्लीनिंग टेक्स्ट करते वक्त हम बहुत सारी जो वर्ड्स हैं, स्टॉप वर्ड्स और स्टेमिंग वर्ड्स, क्या चीज होती है कि बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे बार किसी की जो है ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो उन सबको वो एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ये रिपीटेड हो रहे हैं किसी उसमें, ये सारी चीजें करके तो ये वो तो रिव्यू, सिमेंटिक है ना। हाँ तो वो रिव्यू जो है वो जब आप ये सारी प्रोसेसिंग जब उस पर अप्लाई कर देते हैं, तो वो जुमला पता नहीं क्या बन जाता है, शायद आपको पढ़ के समझ में भी ना आ रहा हो, क्योंकि हम नहीं पढ़ सकते ना आर्टिकल और पंक्चुएशन के बगैर अगर सेंटेंस लिखा हुआ हो तो, और वर्ड्स भी उसके जो है ना वो क्या कर दिए जाए, घुमा फिरा दिए जाए। तो हम बेसिकली अगर ये कहना चाहें, जिस तरह अब्दुल समद ने कहा कि भाई वो ग्रामर को पढ़ रहा होता है, तो वो ग्रामर उसकी होती होगी, लेकिन जो हम ग्रामर फॉलो करते हैं ना, वो वाला जो है ना ग्रामर का मसला यहाँ पर नहीं होता होगा इम्प्लीमेंट, डिफरेंट होता है। क्योंकि देखें रिव्यू कई तरह के होते हैं, मोस्टली हम बैंक की साइड पे या कोई चीज हमने खरीदी तो रिव्यू आए, अगर वो तो होना स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस नो, आपने क्लिक किया हाँ भी कस्टमर सर्विस कैसी थी, गुड, और फोन पे कैसा उन्होंने हैंडल किया, हम कहेंगे नो, तो वो एक तरह का हम उनको मैथमेटिकली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पे कुछ ओपनली आप लिख देते हैं एक पूरा पैराग्राफ की हाँ में, वो अब उस भाई पैराग्राफ को पकड़ने के लिए ग्रामर, हाँ रेटिंग और फीडबैक की बात कर रहे हैं, रेटिंग तो आराम से हैंडल हो जाती है क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाती है, फीडबैक और फीडबैक जो है टेक्स्ट की सूरत में उसको प्रोसेस करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर इसके लिए उसमें सारा फिर प्रोसेस ग्रामर मेरे ख्याल से इन्वॉल्व होगी। मेरे ख्याल से ये सब हम सब के लिए ना एक रूम भी है कि हम अगर ग्रामर को थोड़ा सा समझ के लैंग्वेज की उसको कहीं ट्रांसफॉर्म करें इसी हैंडलिंग टेक्स्ट के अंदर, ये स्टेमिंग को और होती है इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है, और आपको नजर आएगी एनएलपी में कि वो ग्रामर जो है ना, मतलब ग्रामर निकाले ही नहीं बल्कि ग्रामर ठीक भी करके देता है। जितनी आपकी एनएलपी के जो मॉडल्स अभी आप देख रहे हैं, ईमेल वगैरह लिखते वक्त आप गलती करते हैं, अंडरलाइन कर देता है, इवन कि आप वर्ड पे भी टाइप कर रहे होते हैं तो वो आपको ग्रामर मिस्टेक दिखा रहा होता है, सारी चीजें, तो वो प्रोसेस कर रहा उसके होता है। एल्गोरिथम्स मिल सकते हैं, वो कैसे बैकएंड पे काम कर रहे हैं? हाँ मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। चलें इसको यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह रिकरेंट और एलएसटीएम और गुरु जो है ना हमने खत्म करने। सर आप रिव्यू क्लास लेंगे ट्यूसडे को? सर आप ट्यूसडे को रिव्यू क्लास लेंगे? इस ट्यूसडे को यार आप लोग बता दो रिव्यू क्लास की जरूरत है क्या अभी? सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, रिव्यू क्लास तो हम नेक्स्ट टाइम पे लेंगे सर, वो अभी चैप्टर के एंड पे सर, चैप्टर के एंड पे, चैप्टर के एंड पे कर लेंगे, ये सही है सर। डॉकर की क्लास हो सकती है यार? डॉकर अभी मेरे जो है ना वो हैंड्स ऑन नहीं है, पढ़ा हुआ है मैंने, आता सब है, लेकिन मैं प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं इतना ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसका सिर्फ एक दिन में हमसे तो अच्छा ही होगा ना सर, हमें अगर एक दिन दे दें। वैसे ना वो वीडियोस अच्छी हैं, आप देख लें, वीडियोस तो बहुत अच्छी हैं यार, उसमें तो बड़ा क्लियरली और बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अभी लिनक्स को देखा है, उसको भी एक दफा सरसरी देखा है, लेकिन दोबारा बाद में देखेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कोई एक क्लास में भी अगर सर इजीली करके बता देना तो मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा फिर।
सर और अगर easy ये अगर आज के लिए सर जिनको प्रॉब्लम है मैं हेल्प कर सकता हूँ डॉक्टर, लिनक्स में भी और डॉकर में भी। चलें एक काम ये कर लेते हैं, फिर हम एक Linux रिव्यू easy क्लास हम एक रिव्यू क्लास रख लेते हैं, और वो रिव्यू क्लास में ऑन तो कर दूंगा, शुरू कर दूंगा यहाँ अपने पास से। फिर ये अपना नाम बताइए, सॉरी मैं और मेरा नाम तो रिजवान है। हाँ, तो रिजवान भाई जो कह रहे हैं कि हेल्प कर देंगे डॉकर रिव्यू में, तो हम रिजवान से कहेंगे वो जो है ना डॉकर और लिनक्स जो है ना वो थोड़ा सा हेल्प आउट कर दें उसी क्लास में। ठीक है ये तो सबसे अच्छी बात है। जो है क्वार्टर्स के दरमियान टाइम बहुत ज्यादा, तो उस टाइम में अगर ये हमें लिनक्स और डॉकर का पता चल जाता हम उस टाइम प्रैक्टिस कर लेते। अभी ये किस कौन टाइम? सर ये क्वार्टर्स के दरमियान जो था टाइम, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें भी अभी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अगर आप पहले से हमें वर्क दे देना, 1-1.5 महीना होता है उसमें बंदा थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर सकता है और चीजों की। नहीं उसमें तो इंशाल्लाह यस सर, ये बात सही है इनकी कि वाकई ना अगर दरमियान में अगर थोड़ा टाइम होता है उसके दरमियान अगर बता दिया जाए कि ये चीजें आपने खुद करनी है तो वो हम कर सकते हैं। ये सिलेबस में मेंशन है कि हमने ये खुद ही करनी है, ये तो पहले बता दिया होगा। हाँ ये सिलेबस में मेंशन है, लेकिन क्लास का टाइम बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे और टाइमिंग और डे। ठीक है, मंगल को रखते हैं 10 बजे इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह रात को सर। हाँ जी रात। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओके जी ओके सर अल्लाह सर ये मंगल को लिनक्स की होगी या दोनों की होगी? अब वो देख लेंगे ना, उसी वक्त देख लेंगे ना। अभी लिनक्स पहले करेंगे। ये ना हो कि लिनक्स पहले करवा दें और डॉकर हमें मैं डॉकर समझना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि वो मेरा ख्याल है लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे दोनों को एक साथ। एक जी हाँ, तो एक दिन लिनक्स का कर लें, एक दिन डॉकर का कर लें। इस वीक लिनक्स कर लें, उसके बाद एग्जाम होगा तो उसके पहले बाद वो कर लें। पहले लिनक्स का एग्जाम है तो इसलिए लिनक्स कर लिया जाए पहले, बाद में भी डॉकर्स का देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है कि पहले लिनक्स सर कर लें बाद में मैं ग्रुप में अपनी जूम आईडी शेयर कर दूंगा, टाइमिंग आप सब डिसाइड करके बता दीजिएगा, इवनिंग में ज्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा है ना ट्यूसडे को 10 बजे, तो सर की बात सुन लेते हैं, 10 बजे ट्यूसडे को करेंगे और सर जूम आईडी दे दें और आप उधर आ जाइएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। सर हाँ जी सर ये पूछना था कि थोड़ी देर के बाद खाइए, सारे में पकौड़ी ले लीजिए, देखो तो चलें जी सर फिर, एक ओके अल्लाह हाफ़िज़। सर एक आइडिया तो देते जाएं। बोलें सर बेसिकली अभी हम वीक में यही क्लासेस ले रहे हैं और बकाया दिन फ्री हैं, तो हमें कोई एक ये बता दें कि हम अपवर्क पे ना मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो कोई एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट का नाम बता दें, कैसे सर्च किया करूं कि मुझे काम मिलना स्टार्ट हो जाए। अपवर्क पे आप और डाटा रैंगलिंग, डाटा क्लींजिंग, डाटा विजुअलाइजेशन इसके नाम से सॉरी सर्च सर, करें। सर सॉरी एक दफा दोबारा लिखवा दें। डाटा यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ मैंने यहाँ दिखाया था टॉपिक्स आ रहे हैं सर। यस सर, डाटा रैंगलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसमें डाटा क्लीनिंग और ये सारी चीज आ जाती हैं। ओके सर। डाटा विजुअलाइजेशन जो है ना वो कर सकते हैं। ओके सर। सर ये छोटी छोटी सर्च बंदा करता रहे ना। हाँ, बाकी ये सारे काम आपने किए हुए न्यूरल नेटवर्क में। सर इस बुक का क्या नाम है? मशीन लर्निंग बुक मैंने सर भी। यस सर, मशीन मैं लर्निंग विद डाउनलोड पाइथन को पाइथन।
शुक्रिया सर। ठीक है जी, एंड कर रहा हूँ मैं। Yes, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।